नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ये एक परिचय का वीडियो होगा जिसमें हम विजयनगर साम्राज्य का एक परिचय देंगे, विजयनगर की सीमाओं की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे इसकी स्थापना हुई और इसके बारे में देखेंगे। इस पर जो विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाले संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरवीडू वंश के बारे में मैं आपको बताऊंगा और जो आगे की जो विजयनगर साम्राज्य की वीडियोज होंगी उसमें मैं आपको एक एक संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आरवीडू वंश के बारे में एक एक के बारे में विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। लेकिन एक परिचय है, एक थोड़ा सा परिचय मैं आपको बता दूं। विजयनगर साम्राज्य स्थापना कैसे होती है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो होती है वो 1336 ईस्वी में होती है और दरअसल आप जान रहे हैं हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन हरिहर बुक्का आए कहाँ से, आपको मैं बता दूं कि जब आप टाइम पीरियड देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड चल रहा था। उस टाइम पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहे थे। आप देख रहे होंगे दिल्ली से राजधानी दौलताबाद किया, दौलताबाद से फिर दिल्ली लेकर के गया, तो एक उसका साम्राज्य जो था काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ाता रहता था। इसलिए वजह से देखेंगे तो दक्षिण में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हो गए थे। उसका जो आप देखेंगे तो बहाउद्दीन गुरुसाफ्स जो था वो उसका भाई था एमबीटी का, उसने भी क्या किया, विद्रोह कर दिया। उसके विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण की ओर कंपली में खुद मोहम्मद बिन तुगलक जाता है और तुगलक में जाने के बाद में क्या करता है, उस विद्रोह को दबाता है और उसी विद्रोह के दौरान हरिहर बुक्का नाम के दो भाइयों को कैद करके लेकर के चला आता है। जब ये उत्तर भारत में लेकर के आता है तो हरिहर और बुक्का को पुनः मतलब उनको क्या कर देता है, मुस्लिम धर्म स्वीकार करवा देता है उनको और वो मुस्लिम बन जाते हैं। लेकिन जब हरिहर बुक्का दिल्ली में चले आते हैं फिर बाद में फिर काम्पली के क्षेत्र में अलग अलग शासक क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं और कुछ अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा प्रतीत होता है कि अब क्या किया जाए, अब एक ऐसा काम किया जाए कि हम खुद ना जा करके इन हरिहर बुक्का को जाएं, क्योंकि ये पहले से हिंदू थे ही, और ये क्या करें, जा करके दक्षिण के विद्रोह को खुद जा करके दबाएं। हरिहर बुक्का दक्षिण की ओर गमन करते हैं और पहुंच जाते हैं वही दक्षिण के क्षेत्र में, काम्पली के क्षेत्र में पहुंचते हैं। वहाँ पे इनकी वैदरायण नाम के एक इनकी कह सकते हैं कि ज्योतिषी कह सकते हैं, उनसे इनकी मुलाकात होती है। दोबारा क्या करते हैं, ये हिंदू धर्म ग्रहण कर लेते हैं और ये क्या हो जाते हैं, यहीं से ये क्या करते हैं, ये खुद ही आप देखेंगे तो एमबीटी से अपने आप को अलग कर करके एक क्या कर देते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं और वो संगम वंश की स्थापना करते हैं। संगम वंश इनके पिता, संगम जो था इनके पिता का नाम था और इसी के नाम पे संगम वंश की स्थापना करते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये विजयनगर साम्राज्य की सीमा है। खैर जब स्थापना की तो काफ़ी छोटा था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता पूरा दक्षिण, सुदूर दक्षिण तक ये पूरा साम्राज्य बना लिया। लेकिन कुछ वर्षों के बाद 1347 ईस्वी में आप देखेंगे हसन गंगू नाम के एक व्यक्ति हैं, वो भी क्या करते हैं, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। जो इन दोनों के बीच में सत्ता टकराव, इन दोनों के बीच में सीमा को लेकर के होती रहती थी। आप देखें तो आप इस मैप के जरिए आप समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप देखिए जो मैंने ये नदी बनाई है, ये जो नदी है, ये नदी है कृष्णा नदी। ये नदी क्या है, कृष्णा नदी, जो निकलती है महाबलेश्वर से। आप जानते हैं सतारा जिले के महाबलेश्वर से निकलती है और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नाम की दो नदियां आपस में मिलती हैं तो तुंगभद्रा संयुक्त नदी तुंगभद्रा कहलाती है। जहां पर तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी से मिलती है उसके जो बीच का दोआब क्षेत्र है, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। दोआब जो क्षेत्र था उसको बोलते थे रायचूर दोआब। क्या बोलते थे, रायचूर। ये जो मैंने बनाया ये क्या, रायचूर दोआब है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या है, रायचूर दोआब है। तो ऊपर जो है वो आप बहमनी देख रहे हैं, नीचे जो है वो विजयनगर है। ऊपर क्या है, बहमनी है, नीचे क्या है, विजयनगर है। इन दोनों के बीच में सत्ता की टकराव होती रहती थी। कारण क्या था, कारण था ये रायचूर दोआब। रायचूर दोआब कारण इसलिए था क्योंकि बहमनी कहते थे ये मेरा है और विजयनगर वाले कहते थे कि ये मेरा है। इन दोनों के लिए बीच में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सत्ता का टकराव होता रहता है। और इस सत्ता के टकराव की वजह क्या थी, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्यों रायचूर दोआब दोनों को चाहिए था। हर एक शासक का अपना एक कह सकते हैं कि वो यही चाहता है कि उसका साम्राज्य और बड़ा हो जाए, जितना बड़ा है और बड़ा हो जाए। तो उस और बड़ा होने के लिए क्या करना है कि अब सीधी बात है, बड़ा करने के लिए आप दूसरे के क्षेत्र को अधिग्रहित करेंगे तभी तो बड़ा कर सकते हैं। अब बहमनी साम्राज्य की खासियत क्या थी कि ऊपर का जो क्षेत्र था वो गुजरात का क्षेत्र
और मालवा का जो क्षेत्र था काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था, तो ये बहमनी ऊपर तो बढ़ नहीं पाते। फिर दिल्ली सल्तनत वगैरह शुरू हो जाता तो ऊपर तो बढ़ नहीं सकते थे, तो इनके लिए एक ही ऑप्शन था कि दक्षिण की ओर पहुँच जाएँ, दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करें। तो जो रायचूर दोआब था ये यहीं से एंटर कर सकते थे नीचे की ओर, रायचूर दोआब से क्या कर सकते थे, अपने राज्य को बढ़ा सकते थे। इधर कुछ हिस्से पे रेड्डी वगैरह शासन करते थे, तो ये इसको आप बढ़ा नहीं कर सकते थे, मतलब यहीं से आप नीचे जा सकते थे। तो इसलिए क्या हुआ कि ये दक्षिण की ओर बढ़े, लेकिन दक्षिण की जो सीमा थी वो विजयनगर साम्राज्य से टकराती थी। तो उत्तर के शासकों की तुलना में दक्षिण के शासकों को हराना ज़्यादा आसान था, किसकी नज़रों में, बहमनी शासकों के नज़रों में। तो दक्षिण की ओर ये बढ़ते हैं। अब विजयनगर भी सोच रहा था कि हम भी अपने आप को थोड़ा सा बड़ा करें, तो वो बड़ा कैसे करें, इधर समुद्र उधर समुद्र, दक्षिण में भी समुद्र, श्रीलंका उलंका विजित भी कर लेंगे, लेकिन और अगर जो ज़्यादा बड़ा करना है शासन प्रशासन या अपने क्षेत्र को और बड़ा करना है, तो सीधी बात है हम भी उत्तर की ओर बढ़ें, वो भी उत्तर की ओर बढ़ें। इसी का परिणाम आपको आगे बन्नीहट्टी का युद्ध, आपको तालीकोटा के युद्ध में आपको देखने को मिलेगा। तो इस रायचूर दोआब को लेकर के क्या होता है, दोनों के बीच में सत्ता का टकराव होता है। विजयनगर साम्राज्य के लिए उत्तर में बढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, और जो बहमनी साम्राज्य था वो उत्तर में बढ़ नहीं सकता था, शासक जो थे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए वो दक्षिण की ओर बढ़ता है। और ये रायचूर दोआब क्या हो जाता है, दोनों के बीच में सत्ता का टकराव बन जाता है। रायचूर दोआब राजनीतिक दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और दूसरा कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट था। कहते हैं कि जो रायचूर का क्षेत्र था काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल था, और इस क्षेत्र में, क्योंकि आप जान रहे हैं जो दोआब के क्षेत्र होते हैं नदियों के, उन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल मृदा होती है, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, और इस वजह से क्या कहता है कि यहाँ पे फसल वगैरह, खेती वगैरह काफ़ी अच्छी होती है। जो उस टाइम पे कोई इंडस्ट्रीज वगैरह तो थी नहीं, तो आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था। तो यही चाह रहे थे कि रायचूर दोआब मेरे हिस्से में आ जाएगा तो हम अपने आप को थोड़ा सा और ग्रोथ कर लेंगे। तो ये इन लोगों के बीच की विवाद का विषय बना रहा। आगे हम बताएंगे आपको, बीदर हो गया, अहमदनगर हो गया, बीजापुर हो गया, ये सब मिल करके क्या करेंगे, विजयनगर साम्राज्य के ऊपर चढ़ाई करेंगे, और तालीकोटा का युद्ध होगा जिसमें विजयनगर साम्राज्य की क्या होगी, हार हो जाएगी। लेकिन ये मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन एक परिचय में आपको बता दूं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य में बता लूंगा, मतलब जब विजयनगर साम्राज्य खत्म होगा उसके बाद में बहमनी साम्राज्य के बारे में बताएंगे, और एक वीडियो में दोनों के बीच में सत्ता के टकराव के बारे में, दोनों को कोरिलेट करते हुए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आइए देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले आते हैं संगम वंश। संगम वंश की स्थापना करते हैं हरिहर और बुक्का। हरिहर बुक्का स्थापना करते हैं, और हरिहर बुक्का में जो पहला शासक बनता है वो हरिहर फर्स्ट है। हरिहर फर्स्ट के बाद बुक्का फर्स्ट है। इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। बुक्का फर्स्ट के बाद हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय के बाद देवराय फर्स्ट, देवराय फर्स्ट के बाद देवराय सेकंड, फिर मल्लिकार्जुन विरूपाक्ष द्वितीय। इन सब शासकों की देखिए, इसमें से दो तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शासकों के मध्य में ज़्यादा प्रश्न नहीं आता, इसमें पूछा जाता है किसके काल में कौन सा विदेशी यात्री यात्रा किया, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया या बहमनी साम्राज्य में आया। ऐसे आपको शासकों के प्रश्न आपको मिलते हैं, किसके शासक में कौन विदेशी यात्रा आया, यात्री है, ये आपको बहुत बार मिलता है। मैं आपको अच्छे से उसके बारे में बताऊं। विरूपाक्ष द्वितीय के बाद में आप देखेंगे तो विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या हो जाती है, और उसकी हत्या को प्रथम बलात् प्रहत कहते हैं, अर्थात पहला बलपूर्वक सत्ता का कह सकते हैं हस्तांतरण हो गया, और बन के आता है सालू वंश की स्थापना करता है सालू नरसिंह। सालू नरसिंह अल्प कह सकते हैं जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके दो पुत्र होते हैं, एक होता है तिम्मा और एक दूसरा है इम्माड़ी नरसिंह। तिम्मा और इम्माड़ी नरसिंह दोनों क्या है, अल्पवयस्क हैं, इसलिए वो नरसा नायक को क्या करता है, उसका कह सकते हैं कि सेनापति बना देता है। ये सालू नरसिंह पहले ही नरसा नायक को, कुछ दिनों तक तिम्मा शासन करते हैं, तिम्मा की बाद में हत्या कर दी जाती है। फिर इम्माड़ी नरसिंह आते हैं, इम्माड़ी नरसिंह की भी हत्या कर दी जाती है, और उनकी हत्या वीर नरसिंह कर देता है, और वीर नरसिंह क्या कर देता है, तुलु वंश की स्थापना करता है। तुलु वंश में आप देखेंगे तो आपको वीर नरसिंह मिलेगा, वीर नरसिंह के बाद कृष्णदेवराय मिलेगा, कृष्णदेवराय के बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कृष्णदेवराय। ये आप कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज़्यादा आपको इन्हीं के बारे में पढ़ना है, कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ना है, और ये सबसे ज़्यादा इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कृष्णदेवराय ये कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य इनके बिना अधूरा है, इनको आप अच्छे से कृष्णदेवराय के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कृष्णदेवराय के बाद में अच्युतराय, अच्युतराय के बाद सदाशिवराय। तो ये अच्युतराय सदाशिवराय। और आपको बता दूं कि आप विजयनगर साम्राज्य के ध्वंसावशेष वर्तमान में देखना चाहते हैं तो कर्नाटक के हम्पी की ओर रुख कीजिए। हम्पी जो है वो कह सकते हैं कि वो कर्नाटक के ध्वंसावशेष आपको वहाँ पर अभी भी देखने को मिलेंगे हम्पी में। सदाशिव राय के काल में 1565 में आप देखेंगे तो
तालीकोटा का युद्ध होता है, बन्नीहट्टी का युद्ध, जिसमें संयुक्त सेना जो होती है वो विजयनगर साम्राज्य को पराजित करती है। सदाशिव राय जो होते हैं वो पराजित हो जाते हैं। सदाशिव राय के भाई हैं तिरुमल, वो क्या करते हैं कि वो अपने भाई को लेकर के चले जाते हैं और आरवीडू वंश की स्थापना करते हैं। अर्थात जो विजयनगर साम्राज्य का जो खोया हुआ प्रभुत्व था, जो संयुक्त सेना ने उसको पराजित करके के पूरा अपने हिस्से में कह सकते हैं बहुत छत विछत कर दिया था विजयनगर साम्राज्य को। तो क्या करता है कि सदाशिव राय को लेकर के अलग चले जाते हैं। तिरुमल जो है वो आरवीडू वंश की स्थापना करते हैं। आरवीडू वंश में बहुत से शासक हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट शासकों की बात कर बता दूं मैं, तिरुमल के बाद श्रीरंग फर्स्ट के बाद वेंकट द्वितीय, फिर श्रीरंग थर्ड, फिर श्रीरंग सेकंड, फिर श्रीरंग थर्ड। ये आरवीडू वंश का अंतिम शासक है श्रीरंग थर्ड। इसी के साथ विजयनगर साम्राज्य समाप्त होता है 1652 में। इसमें आप बता दूं कि इनके सबके कार्यकाल भी याद रखिए। संगम वंश 1336 से 1485, सालू वंश 1485 से 1505, तुलु वंश 1505 से 1565, आरवीडू वंश 1517 से 1652। आप ये भी देख लीजिए सबसे ज्यादा शासन किसने किया, तो संगम वंश ने किया। एक टोन में याद रखिए, संगम, सालू, तुलु, आरवीडू, इस तरीके से आप एक टोन में याद करेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। तो विजयनगर साम्राज्य काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके आप देखेंगे तो इसमें आपको कई ऐसे चीज़ें मिलेंगी। आपको एक मैप के जरिए मैं इसमें तो खैर काफ़ी छोटा मैप बनाऊंगा, आगे मैं आपको एक विजयनगर साम्राज्य का एक बड़ा मैप बनाऊंगा, उसमें मैं आपको एक एक चीज़ें विजयनगर की बताऊंगा, राजधानी वगैरह या क्या हेलोविड वगैरह सबके बारे में आपको डिटेल से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये एक इस विजयनगर साम्राज्य को पढ़ने के लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गए होंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और एक मैप वगैरह इसे बना लीजिए। किताबों वगैरह में जो आप कभी आपके पास जो भी किताब अवेलेबल हो, मैं ये नहीं कहता कि आप यही किताब पढ़ें, जो भी किताब आपके पास अवेलेबल है मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य को एक बार पूरा पढ़ डालिए। उसको पढ़ने के बाद जब मैं आपको बताऊँगा तो आपको चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताऊँगा, कुछ ऐसे फैक्ट भी लेकर के आऊँगा जिनके बारे में आपको नॉर्मल में आप नहीं पढ़े होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दी जात वीडियो देखने के लिए आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे जिसके अंतर्गत हम देख रहे थे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य के एक परिचय के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संगम वंश के बारे में। हम जान रहे थे संगम, सालू, तुलु और आरवीडू वंशों ने क्या किया है, विजयनगर पर क्या क्या शासन चलाया है। ये 4 वंश थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ये राज आते हैं। इनके बारे में हम शुरुआत करेंगे संगम वंश से। तो हम देखेंगे दरअसल विजयनगर की साम्राज्य जो की थी वो हरिहर एवं बुक्का ने की थी, लेकिन हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश की स्थापना की थी। संगम वंश के बाद हम देखेंगे सालू वंश, फिर तुलु वंश, फिर आरवीडू वंश आएगा। तो आइए शुरू करते हैं संगम वंश की स्थापना के बारे में। और हम देखेंगे कि खैर हम इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था कि जो विजयनगर साम्राज्य था हरिहर और बुक्का ने उसको कैसे स्थापित किया था, क्योंकि जान रहे होंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दक्षिण में क्या हुआ था, विद्रोह हो गया था, जिसको दबाने के लिए हरिहर और बुक्का को, जिससे उससे पहले हरिहर और बुक्का को क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको बंदी बना लिया था। उनको मुस्लिम धर्म अपना दिया गया था और बाद में वो क्या हो गए थे, जब उनको दक्षिण में दोबारा भेजा जाता है तो वो हिंदू धर्म दोबारा ग्रहण कर लेते हैं और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। इतना हम इससे पहले की वीडियो में हम देख चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम हरिहर और बुक्का के बारे में हम देखेंगे और आगे के जो शासक हैं, चाहे वो हरिहर और बुक्का हो और उसके बाद में देवराय फर्स्ट हो, देवराय द्वितीय हो, मल्लिकार्जुन हो या विरूपाक्ष द्वितीय हो, इन सब के बारे में हम देखेंगे और एक एक के बारे में हम आपको जो भी परीक्षा से उपयोगी रहेगा उन सब के बारे में बताएंगे। इधर मैंने एक मैप बना दिया जिसमें मैंने कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, गोवा, कदम्ब और होयसल, जिनको सबको क्या किया जाएगा आगे चल करके विजयनगर साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया जाएगा। और बहमनियों के बाद में हम इसके ऊपर का ठीक है बहमनियों का साम्राज्य है, इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो चूंकि हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की, तो जो मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा वो विजयनगर ही रहेगा। लेकिन जब हम बहमनी बताएंगे तो बहमनी के सापेक्ष में हम बहमनी को केंद्र बिंदु में रखते हुए विजयनगर के बारे में भी थोड़ा बहुत बताएंगे। लेकिन फिलहाल विजयनगर की बात करें तो आइए उसके बारे में देखते हैं। इधर मैंने शासकों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको मैं लिख दिया है, आप इन सबको नोट कर लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाली परीक्षाओं में इससे आपको प्रश्न मिल सकते हैं। तो चूँकि ये ऐसा सेक्टर है जिसको नॉर्मल में आप लोग ऐसे पढ़ के निकल जाते हैं कि 1337 में क्या क्या हरिहर और बुक्का ने स्थापना की है, बस इतना ही, बस उससे ज़्यादा आप ध्यान दे नहीं पाते हैं। तो जरूरी यही कि 1335 में तो देखते हैं। आइए संगम वंश की स्थापना क्या किया था, हरिहर एवं बुक्का ने की थी। हरिहर ने क्या किया था, इसके अनेगोंडी को इसकी अपनी राजधानी बनाया, अर्थात विजयनगर की राजधानी क्या थी, अनेगोंडी थी। लेकिन आगे चल करके चूँकि अनेगोंडी क्या था कि आप देखेंगे तो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण ये थोड़ा खतरे वाला था और
किले टाइप में था, इसलिए इसको जीतना आसान था। इस वजह से क्या किया, इसने अपनी राजधानी को हटा करके विजयनगर को ही बना दिया, जो मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित थी विजयनगर, जिसे विद्यानगर भी के नाम से भी जानते हैं। तो पहले अनेगोंडी राजधानी, अर्थात जो आप देखेंगे तो विजयनगर की पहली राजधानी क्या थी, आप देखेंगे तो अनेगोंडी, बाद में विजयनगर ही हो जाती है। इसने होयसल एवं कदम्ब प्रदेश को विजयनगर में मिलाया। दरअसल आप देखेंगे तो होयसल द्वार समुद्र के क्षेत्र में होयसल थे। आप देखेंगे तो होयसल का क्षेत्र आपको बेंगलुरु के आसपास का जो क्षेत्र था, वर्तमान बेंगलुरु, और काफ़ी लंबा क्षेत्र था। आगे चल करके इसको विजित कर लिया गया और उसको विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया गया। अगर जो आप गूगल पे आप देखेंगे होयसल डायनेस्टी मैप आप सर्च करेंगे तो आपको उसका मैप आपको दिख जाएगा। ये मध्यवर्ती का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। इसके ठीक ऊपर कदम्ब है, वो भी उसी के आसपास के क्षेत्र, बेलगाम वगैरह का आसपास का क्षेत्र, दोनों कर्नाटक में, और नीचे तमिलनाडु के क्षेत्र में, केरल के क्षेत्र में मिल सकते हैं। आप देखेंगे तो मैप में आपको दिखेंगे। तो इन क्षेत्रों को आप याद रखिए, कदम्ब एवं होयसल थे, इनको भी क्या कर लिया गया, विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया गया और उसका क्षेत्र क्या हुआ, काफ़ी बड़ा हो गया। और इसको मिलाते ही क्या हो गया, होयसल का जो साम्राज्य था द्वार समुद्र का, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने रायचूर पर अधिकार कर लिया। तो आइए देखते हैं हुआ या कि 1347 में क्या होता है। आगे चल करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और इनको भी हरिहर को लेकर के, हरिहर फर्स्ट और बहमनी साम्राज्य के बीच में क्या होती है कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, अर्थात कहीं युद्ध की स्थिति होती है, दोनों के मध्य में युद्ध होता है। युद्ध में हम देखेंगे तो होता यही है कि यहाँ पर रायचूर दोआब जो है वो किस में चला जाता है, बहमनियों के क्षेत्र में चला जाता है, क्योंकि अभी तक तो बहमनी की स्थापना ही नहीं हुई। तो रायचूर दोआब जो इन्हीं के क्षेत्र में था, लेकिन आगे चल करके जब युद्ध वगैरह होता है तो रायचूर को बहमनी ले लेते हैं। उसका जो संस्थापक है वही क्या करता है, रायचूर दोआब को ले लेता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद में जो इसकी मृत्यु के बाद, अर्थात हरिहर फर्स्ट की मृत्यु के बाद में शासक बनता है बुक्का फर्स्ट। इसे दक्षिण का अकबर कहते हैं और इसकी उपाधि जो थी वो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की थी। अभी हम बताएंगे आपको दक्षिण का अकबर इसको क्यों कहा जाता है। इसने क्या किया कि वेदों के पूर्वी, इसे अगर जो आप देखेंगे तो वेदों में इसको क्या किया गया, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों के स्वामी के नाम से जाना जाता है। किसको, बुक्का फर्स्ट को वेदों में पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी के नाम से जाना जाता है। बुक्का फर्स्ट ने मोहम्मद शाह के फर्स्ट में रायचूर की मांग की, तत्पश्चात युद्ध हुआ। अर्थात बुक्का फर्स्ट ने, चूंकि आप देख रहे हैं हरिहर फर्स्ट के काल में क्या हो गया था, रायचूर दोआब जो था वो बहमनी में चला गया था, बहमनी के क्षेत्र में चला गया था। फिर आगे चल करके जब बुक्का फर्स्ट आता है वो क्या करता है, रायचूर दोआब की मांग करता है कि आप हमें रायचूर दे दीजिए। वो आसपास के क्षेत्रों से शक्ति इकट्ठा करता है और कुछ लोगों का समर्थन भी ले लेता है और क्या करता है, मांग करता है कि हमें रायचूर दोआब दे दीजिए, लेकिन वो रायचूर दोआब देता नहीं है। इस वजह से क्या हो जाता है कि दोनों के मध्य में युद्ध हो जाता है। अर्थात आप देखेंगे तो बुक्का फर्स्ट ने क्या किया, आप देखिए इसमें बुक्का फर्स्ट ने मोहम्मद शाह फर्स्ट से मांग की। तो मोहम्मद शाह फर्स्ट क्या है, मोहम्मद शाह फर्स्ट आप देखेंगे तो ये बहमनी साम्राज्य का शासक है। तत्पश्चात युद्ध हुआ और युद्ध में पहली बार क्या हुआ, बारूद का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। दरअसल जो बुक्का फर्स्ट था इसका काल में आप देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य जो था वो काफ़ी लंबा हो जाता है, सुदूर दक्षिण तक पहुंच जाता है। इसने रायचूर के दोआब पर भी कब्जा कर लिया। अब आइए देखते हैं इसकी और एक विजय अब देखेंगे तो थी मदुरा विजय। मदुरा आप जाने मदुरै दक्षिण में, तो मदुरा विजय जो थी इसकी सबसे फेमस थी। अर्थात बुक्का फर्स्ट की जो महत्वपूर्ण विजयों में से एक है मदुरा विजय। इसके लिए इसने आप देखेंगे तो मदुरा विजय जो की थी इसके पुत्र कंपन ने की थी, याद रखिए कंपन ने। अर्थात मदुरा विजय का जो श्रेय है वो कंपन को जाता है। अर्थात कंपन ने क्या किया, कंपन जो था वो बुक्का फर्स्ट का क्या था, पुत्र था। उसने क्या किया, मदुरा विजय की। लेकिन उस मदुरा विजय के बारे में जो सजीव वर्णन हमें देखने को मिलता है वो मदुरा विजयम नाम के ग्रंथ में मिलता है। वो जो थी वो कंपन जो थे उनकी जो कह सकते हैं बीवी थी गंगा देवी ने, उन्होंने इस पे बारे में लिखा और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि बातों को सजीवता से वर्णन उन्होंने किया है, बताया है कि कैसे कैसे क्या। जैसे आप सक्सेस हो जाते हैं तो आप एक एक अपनी बातों को बताते हैं कि ये चीज़ें मैंने किया लाइफ में, ये रहा ऐसा। एक सजीव वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो आपको मदुरा विजयम के बारे में आपको अच्छे से जानकारी चाहिए, या कहें कि जानकारी जो हमें मिलती है वो किससे मिलती है, मदुरा विजयम से मिलती है। जिसको आप देखेंगे तो जो
कंपन है, कंपन के पुत्री गंगा देवी ने इसको लिखा है, तो याद रखिएगा। उसके बाद में इसने क्या क्या, बुक्का फर्स्ट नहीं, वेदों के भाष्यकार जो है सायण को संरक्षण दिया, चीन में दूत मंडल भेजा ताकि विदेश नीति भी इसकी मजबूत हो सके और कुछ चीज़ें विदेशों से भी हमें पता चल सके कि वहाँ का शासन प्रशासन कैसा चलता है। जैसे आप देखते होंगे सैन्य अभ्यास होते रहते हैं। सैन्य अभ्यास क्यों किए जाते हैं? ताकि मेरी कुछ अपनी टेक्निक वहाँ पहुँच जाए, उन लोग जाने और उनकी मैं आपस में क्या हो, आदान प्रदान हो सके, इसलिए क्या क्या दूत मंडले चीन भेजता है। उसके बाद में आप देखेंगे तो हरिहर द्वितीय आ जाता है। हरिहर द्वितीय जब शासक बनता है, इसने राजाधिराज एवं परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और ये हरिहर द्वितीय जो था वो शिव के विरूपाक्ष का रूप का जो क्या था कि कह सकते हैं उपासक था। इसने बहमनी से बेलगाम एवं गोवा को छीन लिया। आइए देखते हैं, यह है गोवा और इसी के पास में पड़ेगा बेलगाम। बेलगांव जो था ये 1924 में, यहाँ पे एक आपको जानकारी के लिए बता दूँ, एक अधिवेशन भी हुआ है बेलगांव, कर्नाटक में है, जिसमें गांधी जी ने 1924 में पहली बार और एक बार से मात्र अध्यक्षता गांधी जी ने बेलगांव में ही की थी। तो बेलगांव और गोवा के क्षेत्रों को इसने बहमनी से जीत लिया और इससे आप देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र काफ़ी बड़ा, ये वाला क्षेत्र भी इसके अधीन आ गया। तो याद रखिएगा, हरिहर द्वितीय की उपाधि राजाधिराज और राज परमेश्वर की, और हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष का उपासक था। इसने बहमनी से बेलगाम एवं गोवा को छीन लिया। तो हो सकता है आपको ना दिखा रहा हो, लेकिन मैं बता दूं, बहमनी से बेलगाम और गोवा को इसने छीन लिया। किसने? हरिहर द्वितीय ने, याद रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे तो शासक आता है देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट की आप देखेंगे तो बड़ा कंट्रोवर्सी रही है इसके काल में। आप देखेंगे तो इसके काल में आप आइए इसको कुछ और डिटेल आपको बताते हैं देवराय फर्स्ट के बारे में। दरअसल इसके काल में आप देखेंगे तो बहमनियों को लेकर के इसके बीच में बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति बनी रही। मैं आपको बताया कि जैसे ये रायचूर का दोआब था, रायचूर के दोआब को लेकर के दोनों के बीच में विवाद की स्थिति बनी हुई थी। वो कहते थे मेरा है, कोई कहते थे मेरा है। इसी में आपको देखने को मिलता है सोनार की बेटी का युद्ध। सोनार की बेटी के युद्ध में आप देखेंगे कि सोनार की बेटी थी, वो कहते थे कि बड़ी खूबसूरत थी और वाणी में भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कुशल थी। इसको लेकर के देवराय फर्स्ट उससे क्या करते हैं, विवाह का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन वो ठुकरा देती है। इससे क्या हो जाता है कि वो मुदगल के रहने वाले थे। सोनार जो थे वो कहाँ के? मुदगल, जो रायचूर के क्षेत्र में था। तो ये देवराय फर्स्ट इतना क्रोधित हो जाते हैं कि उस पर हमला कर देते हैं। किस पर हमला करते हैं? मुदगल के किले पर। और मुदगल के किले पर हमला करते हैं तो इधर से तो वो पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ से कौन आ जाता है? बहमनी का शासक फिरोज शाह है। दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिससे सोनार की बेटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसमें देखेंगे तो देवराय फर्स्ट की हार हो जाती है और फिरोज शाह जीत जाता है। और इस हार के बाद में जो सोनार की बेटी से विवाह करने वाले थे देवराय फर्स्ट, वो अपनी बेटी का विवाह ही क्या कर देते हैं? फिरोज शाह से उनको करना पड़ जाता है और एक संधि होती है। और उस संधि के दौरान आप देखेंगे तो कृष्णा नदी को दोनों की सीमाएं मान ली जाती हैं। तो इसी से होता यही है कि इसमें हार जो होती है वो देवराय फर्स्ट की होती है। लेकिन आगे चल करके आप फिर देखेंगे तो ये संधि ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती है और फिरोज शाह फिर हमला करते हैं। लेकिन आगे चल करके घेरा डालने के बाद भी क्या होता है कि फिरोज शाह हार जाते हैं। और उसमें भी याद रखिएगा, बस इसकी जो आगे की जो डिटेल वगैरह जिसमें होगी तो हम आप जब बहमनी साम्राज्य की बात करेंगे तो उसमें इसमें जिक्र इसका करेंगे। तो फिरोज शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया और सोनार की बेटी का युद्ध हुआ। देवराय की पुत्री से विवाह कर लिया, अर्थात किसने? फिरोज शाह ने। इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवा करके क्या किया? नहरें वगैरह जो थी वो विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र में बनाई, ताकि यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था हो सके, कृषि वगैरह क्या हो, सुदृढ़ हो सके। तो नहरें वगैरह जो आप देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिण भारत में बनाने का श्रेय किसको जाता है? देवराय फर्स्ट को जाता है। और कहते थे कि ये काफ़ी बड़ा समाज सेवी भी था, समाज से लेकर के इसने काफ़ी ज़्यादा कार्य किए थे। तो इसने बांध बनाया, बांध बना करके नदियाँ विजयनगर की तरफ मुड़वाई, ताकि क्या हो कि विजयनगर के क्षेत्र में खेती वगैरह अच्छी हो सके और राज्य की आय में वृद्धि हो। इसी के काल में देखेंगे तो इटली का यात्री निकोलो कोंटी है। इसने 1420 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, अर्थात विजयनगर की यात्रा किसने की? निकोलो कोंटी ने की, जिसने सती प्रथा एवं बहुविवाह का वर्णन किया है। तो पहली बात तो याद रखें, निकोलो कोंटी किसके काल में आया? तो देवराय फर्स्ट के काल में आया। कहाँ का यात्री था? तो इटली का यात्री था, अर्थात इटालवी यात्री था, जिसने सती प्रथा एवं बहुविवाह का उल्लेख किया है। इसी के बाद में रामचंद्र नाम के एक शासक का उल्लेख मिलता है और विजय फर्स्ट के नाम के शासक का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि सिर्फ मात्र 6 महीने तक शासन किए। आगे चल करके फिर नए शासक बनते देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय की बात करेंगे तो दरअसल जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की बात कर रहा हूँ, इन सबको आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देवराय द्वितीय की बात करेंगे तो इसने इम्माडी देवराय, प्रौढ़ देवराय और गजबेटकर, अर्थात हाथी के शिकार करने वाला गजबेटकर की उपाधि इसने धारण की थी। कौन कौन सी? इम्माडी देवराय,
और प्रौढ़देवराय और गजबेटकर की। सिंहासन पर बैठने के पश्चात इसने कुरान एवं वेद की प्रति रखवाई, अर्थात एक तरफ कुरान एक तरफ आप देखेंगे तो वेदों की प्रति इसने रखवाई, ताकि दोनों तरफ समान रूप से न्याय कर सके। और इसके सामान्य जन में इसे इंद्र का अवतार माना जाता था, अर्थात जो सामान्य जन था उसको क्या कहते थे, इसने इंद्र का अवतार माना जाता था। केरल सहित सीलोन के तटवर्ती क्षेत्रों को विजयनगर क्षेत्र में मिला लिया। आप देखेंगे तो केरल का क्षेत्र आप ले लीजिए, ये वाला क्षेत्र ले लीजिए, चाहे सीलोन अर्थात श्रीलंका के तटवर्ती क्षेत्रों को भी इसने क्या किया, इसने अपने क्षेत्र में मिला लिया। इसमें क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो गया देवराय द्वितीय के काल में। इसने अपनी सेना को भी सुदृढ़ करने की कोशिश की। इसने सेना को सुदृढ़ करने के दौर में इसने 20,000 तुर्की धनुर्धरों की नियुक्ति की। तुर्की अर्थात तुर्की धनुर्धर कहते थे कि काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि धनुर्धर अर्थात सेना में उनको अच्छा खासा अनुभव था, इसलिए उनको इसने नियुक्ति की थी 20,000 तुर्की धनुर्धरों की। ईरान के शासक हैं मिर्ज़ा शाहरुख, उसके प्रतिनिधि के तौर पर अब्दुल रज्जाक जो था उसने विजयनगर की यात्रा की, अर्थात अब्दुल रज्जाक ने क्या की, विजयनगर की यात्रा किसके काल में की, देवराय द्वितीय के काल में की थी। कवि श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि भी इसने दी, तो याद रखिएगा श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दी। और याद रखिएगा कि देवराय फर्स्ट ने क्या किया था, श्रीनाथ को प्रश्रय दिया था, आश्रय दिया था श्रीनाथ को, जिन्होंने हरिविलास की रचना की है, तेलुगु कवि थे देवराय फर्स्ट। लेकिन जो इनको जो उपाधि कवि सार्वभौम की है वो श्रीनाथ को वो देवराय द्वितीय ने दी है। कहते हैं कि इसके जो दरबारी कवि थे उनको इसने बातों बातों में ही क्या किया था, हराया था, इस वजह से क्या किया गया, इनको ये उपाधि कवि सार्वभौम की दी थी। और कहते हैं कि इनके ऊपर सोने के सिक्के खूब लुटाए थे, किनके ऊपर, श्रीनाथ के ऊपर। उसके बाद में शासक आएगा मल्लिकार्जुन भी गजबेटकर वगैरह की उपाधि धारण करता है, लेकिन उपाधि धारण करने से आप महानतम तो बन नहीं सकते हैं। इसके काल में आप देखेंगे और इसकी कोई उपलब्धि नहीं थी। 1451 में चीनी यात्री महुयान जो था वो इसके काल में आया था, चीनी यात्री महुयान इसके काल में आया था। फिर आता है विरूपाक्ष द्वितीय जो था वो अंतिम शासक था। अंतिम शासक होने के दौर में हम देखेंगे तो इसके काल में संगम वंश का पतन होने लगा और इसके पुत्र ने ही, इसका जो पुत्र था उसी ने क्या किया, इसकी हत्या कर दी और उसके बाद में स्वयं शासक बन जाता है प्रौढ़देवराय। लेकिन उस दौर में आप जब देखेंगे तो इसकी शासक मतलब अर्थात जो उसका पुत्र उसको जो शासन करके सत्ता को अपने अंडर ले लेता है, उसको क्या बोला गया, प्रथम बलापहार बोला गया, अर्थात बलपूर्वक किसी का क्या करना, अपहरण कर लेना, अर्थात उसको मार डालना, कब्जे में ले लेना। तो विरूपाक्ष द्वितीय को क्या हत्या कर देता है प्रौढ़देवराय। लेकिन जब पिता की हत्या हो जाती है तो सब तरफ असंतोष व्याप्त हो जाता है। उस असंतोष के कह सकते हैं कि दूर करने के लिए या कहें कि उसका फ़ायदा उठाने के लिए चंद्रगिरी का शासक है जो आ जाता है, आगे बढ़ करके आता है और पूरी तरीके से सत्ता अपने हाथ में लेकर के सालू वंश की स्थापना कर देता है। उसका नाम है सालू नरसिंह। सालू नरसिंह क्या करेगा, सालू वंश की स्थापना कर देगा और ये पूरा जो क्षेत्र विजयनगर का था उसमें जो संगम वंश का शासनकाल था वो खत्म हो जाता है और नया शासन का दौर शुरू होता है, सालू वंश। लेकिन सालू वंश की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूं जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूं आप इसको नोट जरूर कर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात होती है अपना धैर्य बनाए रखिए, जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत हम देख रहे थे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के ऊपर इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने एक वीडियो में विजयनगर साम्राज्य के एक परिचय के बारे में बताया था और दूसरा वीडियो मैंने संगम वंश के बारे में बताया था। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंश है, संगम, सालू, तुलु और आरवीडू। संगम वंश की बात हम कर चुके थे। दूसरे वंश की हम बात करेंगे सालू वंश की। हम देखेंगे सालू वंश की स्थापना कैसे होती है और किसने की थी और इसके क्या क्या इनकी खासियत रही है सालू वंश की। तो आइए देखते हैं, ये हम बात करेंगे सालू वंश की। मैंने बताया था कि जब आप देखेंगे संगम वंश की, जब कह सकते हैं संगम वंश की जब आखिरी शासक जो है विरूपाक्ष है, तो उसके बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है विरूपाक्ष की। उसके बाद में क्या होता है कि एक चंद्रगिरी का शासक है कह सकते हैं, तो वो क्या होता है, उसका नाम है सालू नरसिंह। सालू नरसिंह क्या करता है कि एक नए वंश की स्थापना कर देता है जिसका नाम क्या है, सालू वंश की। तो ये अर्थात सालू वंश का संस्थापक कौन है, तो सालू वंश का संस्थापक कौन है, सालू नरसिंह है। सालू नरसिंह की अगर हम बात करेंगे तो ये इसका कार्यकाल, अगर जब पूरे सालू वंश की बात करेंगे तो बहुत कम कार्यकाल, करीब 20 वर्षों तक
1485 से 1505 ईस्वी के आसपास तक इन्होंने शासन किया। लेकिन ये जो बीच का कार्यकाल इनका रहा है 20 वर्षों का, बहुत ज़्यादा इसमें उन्होंने कुछ उपलब्धि किसी शासक की रही नहीं है। एक ही शासक इंपॉर्टेंट है, वो भी इनका संस्थापक है जो सालू नरसिंह है। इसके बाद में हम देखेंगे इसके जो और पुत्र वगैरह हैं तिम्मा और इम्माडी नरसिंह, ये तो अल्पवयस्क ही रहते हैं और इसका संरक्षक नरसा नायक को बनाया जाता है। आइए हम थोड़ा सा क्रमबद्ध तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर जो आप जब देखेंगे तो इसका संस्थापक सालू नरसिंह जो है वो उसके काल में आप देखेंगे तो विजयनगर पे क्या हो जाता है, हमला होता है। विजयनगर पर हमला करता कौन है, तो वो आप देखेंगे तो जो गजपति वंश, उड़ीसा का गजपति वंश है, ये अपनी कह सकते हैं अपने पैर बहुत दूर तक फैला रहा था। इसका जो शासन प्रशासन था बहुत लंबा बढ़ गया था, जो आप मैप के जरिए देख सकते हैं। इस मैप में मैंने बताया है कि जो गजपति उड़ीसा जो कटक से आसपास का क्षेत्र इनका था, तो उसे बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँचाए हैं। आप देखेंगे तो इनका काफ़ी लंबा दक्षिण तक ये क्षेत्र फैलाते हुए चले आते हैं, क्योंकि यहाँ के शासक जो थे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। तो ये पूरा यहाँ तक ये क्षेत्र विजित करते हुए चले आते हैं। तो उस समय हम देखेंगे तो जो उड़ीसा का गजपत वंशी शासक है वो कौन सा है, वो पुरुषोत्तम है। उड़ीसा के गजपति वंशी शासक पुरुषोत्तम ने क्या किया, सालू नरसिंह के ऊपर हमला किया। जब सालू नरसिंह के ऊपर उसने हमला किया तो ये हमला कुछ ऐसा था कि इसमें जो सालू नरसिंह है वो हार जाते हैं। हारने के बाद उनको बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के बाद में ये क्या करते हैं, बंदी बनाने के दौर में सीधी बात है एक संधि होती है। संधि के कहा जाता है कि उदयगिरी का जो क्षेत्र यहाँ का है वो दे दिया जाएगा किसको, उदयगिरी जो प्रदेश है वो दे दिया जाता है किसको, गजपतियों को। तो गजपतियों का जो एरिया था वो काफ़ी बड़ा हो गया और इसी में विजयनगर का जो सालू वंश है वो थोड़ा सा और छोटा हो गया। तो गजपति ने क्या किया, सालू नरसिंह के कह सकते हैं कि रिहाई को लेकर के एक संधि की, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें उदयगिरी प्रदेश दे दिया जाए, अर्थात उसकी मुक्ति के लिए उदयगिरी प्रदेश गजपतियों को दे दिया गया। जब ये कह सकते हैं कि अपनी जब ये छूटता है, अर्थात जब ये मुक्त हो जाता है सालू नरसिंह, तो क्या करता है कि हताश तो ज़्यादा होता नहीं है, फिर ये पुनः लग जाता है अपनी विजयों को लेकर के। सीधी बात है, किसी भी प्रदेश को विजित करना है तो आपके पास सेना आपकी काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। अगर जो आपकी सेना मजबूत है तब आप विजय किसी भी क्षेत्र को जीत सकते हैं। तो उसको लेकर के क्या होता है कि जब सेना को विजित करने के लिए क्या करता है, ये अरब के क्षेत्रों के घोड़े वगैरह क्या करता है, उनको बुलाता है। अरब के घोड़ों को क्या करता है, ये अर्थात अरब के लोगों से क्या करता है, घोड़ों का व्यापार करता है। उन व्यापार के दौर में क्या करता है, ये घोड़ों वगैरह को अपनी सेनाओं में शामिल करता है। उस सेना में शामिल करने के बाद में जब आप देखेंगे तो इसकी सेना काफ़ी शक्तिशाली हो जाती है, लेकिन इसकी ज़्यादा दिन तक ये चलता नहीं है और इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तब और भी चीज़ें सामने आती हैं। मृत्यु होने के बाद में क्या होता है, होता यही है कि इसका प्रधान सेनापति, जिसका नाम क्या है, प्रधान सेनापति का नाम है, जिसका नाम है नरसा नायक। नरसा नायक के आप मैंने बताया था कि जब आप मेरे वीडियोज़ आप जब देखें तो उससे पहले आप उनको रिवाइज कर लें, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से पता चल गई होंगी। अगर जो आपने किसी किताब में पढ़ा होगा तो आपको नरसा नायक का जिक्र जरूर मिला होगा। नरसा नायक क्या करता है, नरसा नायक को ये क्या कर दिया जाता है कि आप इनका संरक्षक बना दिया जाएगा इनके अल्पवयस्क पुत्रों का। तो ये दोनों को जब अल्पवयस्क पुत्र इनके कौन कौन से, एक का नाम है तिम्मा, एक का नाम है इम्माडी नरसिंह। तिम्मा की हत्या कर दी जाती है, उनके सहयोगी हैं वो क्या करते हैं, तिम्मा की हत्या कर देते हैं। तो इससे इनका एक पुत्र बचता है इम्माडी नरसिंह, लेकिन वो भी क्या है, अल्पवयस्क है। नरसा नायक क्या है कि नरसा नायक क्या करते हैं, यही अपना शासन चलाते हैं और अर्थात इसके संरक्षक बन करके। लेकिन जब संरक्षक भी जब बड़ा हो जाता है, अर्थात जब इम्माडी नरसिंह जब बड़ा हो जाता है, जब तो सीधी बात है जब बड़ा हो जाएगा तो विद्रोह तो करेगा ही, क्योंकि वो अपने शासन अपने हाथों में लेने की कोशिश करता है। इसी को लेकर के नरसा नायक और इम्माडी नरसिंह के बीच में क्या हो जाता है, विवाद की स्थिति बन जाती है। जब दोनों के बीच में विवाद की स्थिति बनती है तो इम्माडी नरसिंह को कैद कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी नरसा नायक क्या करते हैं, अपना शासन वो खुद चलाते रहते हैं। तो इम्माडी नरसिंह क्या था, इम्माडी नरसिंह को क्या कर लिया गया, इम्माडी नरसिंह बंदी बना लिए गए। लेकिन नरसा नायक का पुत्र है वीर नरसिंह, लेकिन ऐसा नहीं था कि नरसा नायक ने कुछ कार्य नहीं किया। नरसा नायक भी आप देखेंगे तो वंश को आगे बढ़ाने में इसका, अर्थात विजयनगर साम्राज्य में इसका भी योगदान अतुलनीय है। इसने भी कई विजय वगैरह की और वो कह सकते हैं कि जो कई ऐसे प्रदेश थे जो गजपतियों के हाथ में चले गए थे, उनको भी ये पुनः लेने की कोशिश करता है। तो नरसा नायक का ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पूरा रोल सिर्फ एक कह सकते हैं सत्ता को हथियाने को लेकर के था, इसने भी काफ़ी ज़्यादा काम किए थे।
तो लेकिन जब नरसा नायक का पुत्र है वीर नरसिंह, वीर नरसिंह थोड़ा सा और चतुर बनने की कोशिश करते हैं। वो क्या करता है कि वो हत्या कर देता है इम्माडी नरसिंह की, जो कैद खाने में बंद है। कैद खाने में बंद इम्माडी नरसिंह की जब हत्या कर दी जाती है, तो इम्माडी नरसिंह की हत्या के बाद में तो सीधी बात है कि जो सालू वंश था वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और नया वंश बनता है जिसका नाम होता है तुलु वंश। तुलु वंश में हम बात करेंगे तो यही जो वीर नरसिंह है, वीर नरसिंह ही जो नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह है, यही तुलु वंश की स्थापना कर देगा और जो विजयनगर साम्राज्य में एक तीसरे वंश की स्थापना होगी तुलु वंश की। तो याद रखिएगा संगम, सालू, तुलु और आरवीडू वंश, अभी हम इसके बारे में बताएंगे। तुलु वंश थोड़ा सा लंबा है, काफ़ी बड़ा है, इसको एक मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। इसके शासक भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, कृष्णदेवराय जैसे शासक इसमें आएंगे, जिसमें अष्ट दिग्गजों का भी मैं जिक्र आपके सामने करूंगा। तो इसमें आपको याद यही रखना है कि सबसे पहले याद रखिए सालू वंश का संस्थापक कौन था, सालू नरसिंह। और ये भी आप याद रख सकते हैं सालू अर्थात इस वंश का अंतिम शासक कौन था, इम्माडी नरसिंह था। और सालू नरसिंह के दो पुत्र तिम्मा और इम्माडी। नरसा नायक का जिक्र हमें किस काल में मिलता है, ऐसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो नरसा नायक का जिक्र हमें किस में मिलता है, सालू वंश में मिलता है नरसा नायक का जिक्र। ऐसे प्रश्न आपके सामने परीक्षाओं में मिल सकते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो में आप इसमें भी आप देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य, कृष्णा नदी है, ये तुंगभद्रा है, वही रायचूर है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए जो शासन, देखिए ये वाला जो क्षेत्र विजयनगर का था, ये वाला हिस्सा पूरा चला जाता है गजपतियों के पास में। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि गजपतियों अर्थात गजपति वंश की स्थापना किसने की थी। हमें कमेंट करके बताइएगा कि गजपति वंश की स्थापना किसने की थी। तो आप जरूर बताइएगा, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में खैर गजपति वंश के बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो मैं छोटे छोटे जो प्रदेश हैं उनके बारे में, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, इन सब के बारे में मैं आपको जिक्र करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। बस क्योंकि इसमें कुछ खास ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, लेकिन फिर भी जो मैंने चीज़ें बताई उनको आप अच्छे से पढ़िए। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज कर साइंस यूट्यूब चैनल में। मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में देख रहे थे। इससे पहले मैं संगम, सालू वंश बता चुका था, आज मैं बताऊंगा तुलु वंश के बारे में। दरअसल आप देखेंगे तो मध्यकालीन इतिहास का जो सेक्टर है, इसमें बातें बहुत ज़्यादा उलझी हुई हैं। मेरा काम यही बस मैं बातों को सुलझा दूँ और जल्द आसान तरीके से मैं आपको चीज़ों को समझा सकूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें पढ़ने बैठेंगे तो आपको इतनी चीज़ें मिल जाएंगी कि आप उनसे समझ तो पाएंगे नहीं जल्दी, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। और सीधी बात है, टाइम किसी के पास ज़्यादा है नहीं, चीज़ों को जल्दी जल्दी फटाफट समझ लिया जाए, इसीलिए मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आता हूँ। है तो चीज़ें किताबें में सब कुछ लिखी हुई हैं। चीज़ों को और आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मैप बना दिया है। मैप में मैं चीज़ों को आपको बता दूंगा, जो भी चीज़ें मैं इधर बताऊँगा उनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको मैं मैप में भी बता दूँगा, ताकि आपको चीज़ समझने में थोड़ा और आसानी हो जाए। तो आइए देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तीसरा जो 4 वंश रहे हैं, संगम, सालू, तुलु और आरवीडू। तो संगम और सालू वंश बता चुका था मैं, तो तुलु वंश के बारे में मुझे बताना था। और तुलु वंश के बाद में आरवीडू वंश बताऊंगा और विजयनगर साम्राज्य यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं बहमनी पे आऊँगा, फिर मैं बाबर के बाद अर्थात मुगल काल में मैं आऊँगा। तो आइए देखते हैं तुलु वंश के बारे में। तुलु वंश की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। वीर नरसिंह ने की थी, इसने इम्माड देव को हराया था, अर्थात इम्माड नरसिंह को हरा करके क्या बना था, शासक बना था वीर नरसिंह। इसकी उपाधि की मैं बात करूं तो भुजबल थी। इसकी उपाधि क्या थी, जिसकी भुजाओं में बल हो, भुजबल इसकी उपाधि थी। लेकिन और आप इसमें देखेंगे तो चूंकि ये मार करके अपने शासन की सत्ता अपने हाथों में लेता है, तो इसके शासन काल में बड़ा आंतरिक कलेश बहुत ज़्यादा रहता है। इसके काल में छोटे छोटे विद्रोह बीच बीच में होते रहते हैं, इससे ये आंतरिक कलह से बच नहीं पाता है और सिर्फ 4 वर्षों तक ही शासन कर पाता है। और भी आप देखेंगे तो इसने कुछ कार्य भी किए हैं। इसने विवाह कर को हटा दिया था, अर्थात जो विवाह कर था उसको इसने हटा दिया। और इसने जो पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को अल्मीडा से इसने घोड़े खरीदने हेतु समझौता किया था। अर्थात कौन से ऐसे विजयनगर के पहले शासक ने जिसने पुर्तगालियों से घोड़े खरीदने के लिए कुछ समझौते किए थे, तो वो कौन था, वो वीर नरसिंह ही था। वीर नरसिंह के बाद में आप देखेंगे तो उसका छोटा भाई जो है वो कृष्णदेवराय, उसको शासक बनाया जाता है। वो जब ये शासक बनता है, इसकी बहुत सारी उपाधियां हैं। और विजयनगर साम्राज्य कहते हैं तो रीढ़ की हड्डी है, इसके बिना विजयनगर साम्राज्य कह सकते हैं खड़ा ही नहीं हो सकता था। और भी आप देखेंगे तो जितनी भी चीज़ें हैं विजयनगर साम्राज्य में, टोटल जितना विजयनगर आप पढ़ेंगे उतने ही आप अकेले इसमें आपको
कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ना रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। इसकी उपाधियाँ भी बहुत हैं। इसने आप देखेंगे तो कुशल शासक होने के साथ साथ यह साहित्य के काफ़ी ज़्यादा प्रेमी था। इसने काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि कवियों को और जो विद्वानों को संरक्षण दे रखा था। इसके कई कार्य, इसने शहर भी स्थापना की, शहरों के साथ साथ इसने कई मंदिर भी बनवाए और भी कई अन्य कूटनीतिक तरीके से भी इसने कई जगहों पर विजय प्राप्त की। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, कृष्णदेव राय के बारे में। इसकी उपाधि आंध्र भोज है, अभिनव भोज है, विष्णुचित्त है। अकबर सब बाबर के जो बाबरनामा उसकी आत्मकथा है उसमें मुस्लिम राज्यों का उल्लेख है, साथ साथ 2 हिंदू राज्यों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें 2 हिंदू राज्यों में मेवाड़ और विजयनगर के बारे में है। मेवाड़ के शासक राणा सांगा और विजयनगर के कृष्णदेव राय के बारे में इसमें बात कही गई है। तो और बाकी आप देखेंगे गुजरात हो, बंगाल हो और कई सारे मुस्लिम राज्यों का उल्लेख किया गया है, लेकिन हम बात करेंगे हिंदुओं में तो सिर्फ मेवाड़ और विजयनगर की बात की गई है। इससे पहले मैंने बताया था कि गजपतियों ने क्या कर लिया था। जो गजपति हैं ये पूरा काफ़ी लंबा तक नीचे तक चले आए थे। यहाँ तक आप देखेंगे तो गजपतियों का शासक यहाँ तक आ गया था। ये पूरा गजपति उड़ीसा के थे। उड़ीसा से आप देखें यहाँ से लेकर के पूरा ये क्षेत्र जो था इन्हीं का था। लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे तो गजपतियों को हरा करके ये क्या कर देता है, पूरे जो उदयगिरी जो था गजपतियों के क्षेत्र में जो पहले हुआ करता था उसको ये अपने क्षेत्र में मिला लेता है और ये आक्रमण करते करते कटक तक पहुंच जाता है। जो कटक काफ़ी उत्तर में अर्थात उड़ीसा में जो कटक है वहां तक पहुंच जाता है। तो इसकी एक प्रमुख कह सकते हैं अभियान इसका ये क्या था, गजपतियों को हराना। गजपतियों के हार के साथ में आप देखेंगे तो इसने क्या किया, अपनी जो पुरानी राजधानी अर्थात पुराना जो क्षेत्र था उदयगिरी उसको विजित कर लेता है। जब ये विजित करने के बाद में इसकी लालसा और बढ़ती है और लालसा नहीं कह सकते हैं, अर्थात अपने जो पुराने खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए ये सब उसने कदम उठाया था। इसके बाद ये क्या करेगा, आप देखेंगे तो ये रायचूर दोआब में गुलबर्गा क्षेत्र है, ये बीजापुर को पराजित कर रायचूर पर कब्जा किया। आप देखेंगे ठीक बीजापुर ये है। आप देखिए मैप में समझिए, मैप में मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आप नदी देख रहे हैं ये कृष्णा नदी है, ये जो नदी है ये तुंगभद्रा नदी है। इन दोनों के बीच का दोआब क्षेत्र रायचूर कहलाता है, अर्थात 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। तो रायचूर दोआब है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, इसलिए इसकी महत्ता सभी शासक अपने अंदर करते हैं, ताकि सभी शासक यही चाहते हैं कि ये हमारे क्षेत्र में आ जाए, क्योंकि उससे उसको उनकी आय काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती थी। तो ये रायचूर दोआब में इसी में ही आप देखेंगे तो गुलबर्गा है इसी के पास में। तो गुलबर्गा पर चूँकि गुलबर्गा जो था वो बीजापुर के अधीन था। ये जो आप देख रहे हैं बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर, गोलकुंडा, ये सब पहले बहमनी साम्राज्य ही थे। लेकिन बहमनी साम्राज्य का जब विघटन हुआ तो उस विघटन में आप देखेंगे तो कई छोटे छोटे राज्य मुस्लिम राज्य बने। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर, गोलकुंडा, ये सभी क्या थे, ये थे तो मुस्लिम, लेकिन ये सभी जो थे विजयनगर के खिलाफ थे। तो बीजापुर से इसने मांगा, लेकिन बीजापुर ने देने से मना कर दिया। तो जब मना कर दिया तो सीधी बात है कि एक ही रास्ता बचता है लेने के लिए, तो क्या, युद्ध। तो युद्ध की स्थिति बनती है, दोनों के बीच में युद्ध होता है और गुलबर्गा को अपने दिन ले लेता है कृष्णदेव राय। तो ये तो हो गई बातें। और भी हम देखेंगे 1510 ईस्वी में अलबुकर्क ने भटकल एवं मंगलौर में कारखाने खोलने की अनुमति के लिए फादर लुई को केडी राय के दरबार में भेजा। तो भटकल और मंगलौर दोनों आप देखेंगे तो यहीं पड़ेंगे, मंगलौर है, भटकल है, दोनों आप देखेंगे तो अरब सागर के किनारे पर स्थित हैं। भटकल और काफ़ी कह सकते हैं तटीय क्षेत्र है, मंगलौर तो आप बंदरगाह भी पढ़ते हैं। तो उस समय जो आप देखेंगे तो उस टाइम पे जो पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क था उसने क्या किया, फादर लुई को भेजा कि आप भटकल और मंगलौर में कारखाने खोलने की अनुमति कृष्णदेव राय से लीजिए। तो कृष्णदेव राय के पास जाते हैं। और चूंकि मैं बता दूं कि और भी दूसरा कारण ये था, ये बीजापुर पे भी निशाना साधना चाहते थे। कौन? तो बीजापुर में निशाना साधना चाहते थे पुर्तगाली, क्योंकि आप जान रहे हैं कि विजयनगर की और बीजापुर की बिल्कुल नहीं बनती थी और बीजापुर से पुर्तगालियों की भी नहीं बनती थी। तो जब अर्थात कह लें दुश्मन का दुश्मन क्या कहलाता है, मित्र हो जाता है। वही हाल हो गया कि जो एक तरफ पुर्तगाली और बीजापुर एक साथ, पुर्तगाली और विजयनगर साथ में आ जाते हैं, बीजापुर अकेले पड़ जाता है। तो और भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए तो जो शासक जो है जमोरिन जो हैं, जिन्होंने स्वागत किया था वास्को डी गामा का, तो अब्दुल मनीद उसका पथ प्रदर्शक था। तो ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं। तो जमोरिन के खिलाफ भी जाता है और कहता है कि मतलब विजयनगर के लिए कि अब जमोरिन के ऊपर कब्जा मैं करने वाला हूँ। ऐसी बातें होती हैं, लेकिन परीक्षा से इतर है, आप हल्का सा ध्यान में रखिए। तो भटकल मंगलौर में कारखाने खोलने के लिए फादर लुई के पास भेजा। और इसके काल में, केडी राय के काल में, डुगार्टो बारबोसा एवं डोमिंगो पायस ने विजयनगर की यात्रा की थी।
तो कौन कौन थे? डुआर्टो बारबोसा और डोमिंगो पायस दोनों पुर्तगाली यात्री हैं जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की अर्थात विजयनगर की यात्रा इन दोनों ने की थी। कृष्णदेव राय के काल में अब देखेंगे तो विद्वानों का संरक्षक कहलाता था कृष्णदेव राय, और इसने कई विद्वानों को संरक्षित है, खुद भी एक विद्वान था। ये आप देखेंगे विद्वान में इस तो इतना तेलुगु, और तेलुगु के साथ साथ में इसने क्या, इसको और किस चीज़ का ज्ञान था? संस्कृत का। 2 भाषाएं इसकी काफ़ी ज्ञाता था। और इसके काल में आप देखेंगे तो मैंने बताया कि तेलुगु साहित्य का क्लासिकी काल कहलाता है। और भी आप देखेंगे इसने, मैंने बताया कि इसने तेलुगु कवियों को भी संरक्षण दिया था, जिसमें कहलाते थे वो 8 प्रमुख कवि थे जिनको बोलते थे अष्टदिग्गज। तो अष्टदिग्गज क्या थे? तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज कवियों में पेंडना जो थे वो प्रमुख थे, जो तेलुगु के साथ साथ संस्कृत के भी ज्ञाता थे। तो तेलुगु के साथ साथ संस्कृत किसको आती थी? तो एक तो कृष्णदेव राय को स्वयं आती थी, दूसरा आप देखेंगे तो कृष्णदेव राय के साथ में अब मैंने बताया पेंडना को आती थी। पेंडना की रचना है मनुचरित। मनुचरित किसकी रचना है? पेंडना की है। तो याद रखिएगा मनुचरित किसकी रचना है? पेंडना की है। ये सभी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इनको याद रखिएगा। केडी राय की रचना में बताऊं तो केडी राय की रचना है अमुक्तमाल्यद। अमुक्तमाल्यद जो है वो तेलुगु की है, और जाम्बवती कल्याणम संस्कृत की है। ये 2 इंपॉर्टेंट है। एक उषा परिणय है, ये भी संस्कृत की ही है। तो 3 रचनाएं इसकी प्रमुख हैं, अमुक्तमाल्यद, जाम्बवती कल्याणम, उषा परिणय। नागलपुर नगर एवं पत्नी की याद में हासपेट नगर बताया। तो नागलपुर और हासपेट नगर किसने बसाया था? तो कृष्णदेव राय ने बसाया था। हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर ये दोनों इसने बनवाए थे, केडी राय ने। ये वैसे बताऊं तो मैं सब धर्मों के लिए कह सकते हैं कि समान महत्ता देता था, लेकिन जो इसका आस्था जो थी वो वैष्णव धर्म पे थी। इसके बाद में जो कह सकते हैं इसका जो पुत्र था, अर्थात जो केडी राय का पुत्र था वो काफ़ी छोटा था। केडी राय के पुत्र छोटा होने की वजह से क्या करता है, अपने चचेरे भाई अच्युत देव राय को ये अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। अच्युत देव राय को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के साथ में आप देखेंगे तो कई ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आप चीज़ों को समझने में, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं अंदर कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको हल्का हल्का बता दूं कि आखिर होता कैसे 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 शासक आते हैं और उनके बारे में बता दूं। दरअसल होता यही है कि जब केडी राय है इसका जो पुत्र है वो काफ़ी छोटा है। जब पुत्र छोटा होने की वजह से आप देखेंगे तो इसका जो जमाता अर्थात केडी राय का जो साला है जिसका नाम है राम राय, वो क्या करता है कि उसको लगता है कि छोटा है तो क्या हुआ, उसी को बना देते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आप देखेंगे तो सदाशिव है। तो ये सोचते हैं कि इसी को बना देते हैं। तो लेकिन जब सदाशिव बिल्कुल अल्पवयस्क है, सिर्फ 18 महीने का है, तो उसको बना कैसे दिया जाए। उसी में क्या करते हैं, अच्युत देव राय जो होते हैं इनको शासक घोषित कर दिया जाता है, तो ये शासक बन जाते हैं। और इनको ताकि इनको लगे कि मैं ही शासक हूँ, ये अपना 2 बार राज्याभिषेक करा लेता है अच्युत देव राय। एक बार कराता है तिरुपति में और एक कालाहस्ती में। तिरुपति कालाहस्ती यहीं आप देखेंगे तो तिरुपति अब जान रहे हैं, तिरुपति भी आंध्र प्रदेश में और कालाहस्ती भी आंध्र प्रदेश। 37 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं, दोनों आसपास ही हैं, दोनों जगह पे। तिरुपति बालाजी का मंदिर भी काफ़ी फेमस है तिरुपति, तो आप ध्यान रखिएगा तिरुमाला तिरुपति। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर ये 2 बार राज्याभिषेक करता है, और ताकि अपनी कह सकते हैं अपना आप को राजा एक घोषित कर सके कि हाँ मैं ही राजा हूँ। 2 बार राज्याभिषेक इसलिए करता है ताकि किसी को लेकर के संदेह ना हो। इसने क्या क्या मैंने बताया कि जो केडी राय अर्थात कृष्णदेव राय का जो दामाद है उसको शासन में सहभागिता दे देता है, तो ये भी थोड़ा शांत हो जाते हैं। राजधानी इसके काल में जो था राजनाथ डिंडिम, ये दरबारी कवि था। राजनाथ डिंडिम क्या था, दरबारी कवि था। लेकिन जब इसकी जब मृत्यु हो जाती है अच्युत देव राय की, फिर यहीं से कहानी फिर पलटती है। चूँकि चचेरा भाई जो था वो बनाया गया था, चचेरा भाई भी चाह रहा होगा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा पुत्र बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इसका पुत्र जो है उसका नाम है वेंकट प्रथम। वेंकट प्रथम। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझिएगा। देखिए मैं आपको इससे थोड़ा सा अलग समझाता हूँ। एक तरफ है केडी राय का पुत्र है सदाशिव। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको दिखेगा अच्युत देव राय, जिनका पुत्र है तिरुमल। जिनका पुत्र क्या है, तिरुमल है। क्योंकि केडी राय ने क्या किया था, अच्युत देव राय को अपना शासक मतलब घोषित कर दिया था क्योंकि यही रहेंगे। लेकिन होता यही है कि इनको घोषित करने की वजह से
अर्थात घोषित किसको कर दिया गया, अच्युत देव राय को घोषित कर दिया जाता है। तो अच्युत देव राय को जब घोषित कर दिया जाता है तो इनको ऐसा लगता है कि मेरा जो कह सकते हैं मेरा जो पुत्र था उसको क्या हो गया, उसको सहभागिता इसमें नहीं मिली और अच्युत देव राय बन गए। लेकिन इसी के बीच में आप इनके लेकर के क्या होता है, राम राय बीच में आ जाते हैं। राम राय जो केडी राय के क्या हैं, दामाद हैं, ये बीच में हस्तक्षेप करते हैं और अच्युत देव राय के बाद बनना चाहिए था तिरुमल को, तो तिरुमल ना बन करके किसको बना दिया जाता है, अच्युत देव राय के पुत्र हैं वेंकट फर्स्ट, और इनका साला है, मतलब इनके दामाद हैं, उनका नाम है तिरुमल। लेकिन खैर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। राम बन जाते हैं अच्युत देव राय। अच्युत देव राय बनने के बाद में जब उनको लगता है कि मेरा बेटा बनेगा, ऐसी कंडीशन होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राम राय बीच में आ जाते हैं, सदाशिव को क्या कर देते हैं, उसका उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। इसके काल में आप देखेंगे तो वास्तविक शासक जो था वो राम राय बना रहता है। राम राय ने जो मुस्लिम शासक जो ऊपर मैंने बताया, अहमदनगर, बीदर, बरार और बीजापुर के क्षेत्रों में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप करता है और मुस्लिमों को काफ़ी ज़्यादा नियुक्ति करता है। मुस्लिमों को इस क्षेत्र में जितने भी थे तो सभी अलग अलग राज्य, छोटे छोटे, लेकिन सभी क्या हो जाते हैं, एक तरह से संयुक्त हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो विजयनगर है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस वजह से क्या करते हैं, सब एक संयुक्त सेना बनाते हैं और उसे मांग करते हैं कि आप गुलबर्गा हमें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं देता है। बस इसी को लेकर के तालिकोटा में युद्ध होना स्वाभाविक है। सभी एकत्रित हो जाते हैं, अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर। बरार नहीं शामिल होता है क्योंकि उससे, और कहते हैं कि बीजापुर में कुछ थोड़ा सा हस्तक्षेप चल रहा है, मतलब कि संबंध अच्छे थे नहीं, इस वजह से ऐसा नहीं हो पाता है, बरार अलग हो जाता है। तो संयुक्त सेना ने यहीं तालिकोटा मैंने बता रखा है, ये क्या तालिकोटा है, यहीं पर क्या होता है, युद्ध की स्थिति बनती है जिसमें विजयनगर वर्सेस संयुक्त सेना। विजयनगर में की तरफ से आप देखेंगे तो शासक तो सदाशिव है, लेकिन वास्तविक शासक राम राय है, जो अच्युत देव राय के काल में भी दावेदारी पेश करता है। लेकिन जब सदाशिव बनता है तभी उसको वास्तविक सत्ता उसके हाथों में आती है। तो विजयनगर की तरफ से राम राय है और संयुक्त सेनाओं में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर है। इनका नेतृत्व कर जो कर रहा है वो अली आदिल शाह कर रहा है, जो बीजापुर के शासक हैं। ये देखिए बीजापुर, चूँकि इन्हीं के पास में तालिकोटा पड़ता था, पूरा नेतृत्व यही कर रहे थे। सभी शासक क्या होते हैं, आ जाते हैं और यहीं भी तालिकोटा में युद्ध होता है। तालिकोटा के युद्ध में राम राय हार जाता है और राम राय की हारने के बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। और सदाशिव राय को लेकर के आप देखेंगे तो तिरुमल लेकर के चला जाता है सदाशिव राय को। और यहीं पे क्या होती है कि पूरी जो कह सकते हैं जो वंश था तुलु वंश, इसका अंत हो जाता है और तुलु वंश के बाद में एक नया वंश आ जाता है, आरवीडू वंश। इसके काल में आप देखेंगे तो कहते हैं कि तालिकोटा का युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी जिसने ये युद्ध देखा था वो सेवल था। सेवल प्रत्यक्षदर्शी था। इसने ए फॉरगेटन एम्पायर नाम की एक रचना लिखी है, किताब है इसकी, इसमें इस युद्ध का जिक्र किया गया है। और एक कहते हैं कि युद्ध के ठीक बाद सीजर फेडरिक ने विजयनगर की यात्रा की थी। तो उसके बाद में आएगा तिरुमल और वो किसकी स्थापना करेंगे, आरवीडू वंश की, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। ये मैप बना लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बीजापुर अहमदनगर को लोकेट कर लीजिए। बरार सबसे ऊपर था, बाकी सब नीचे थे और बरार शामिल भी, बरार को हटा दिया गया था, बरार शामिल नहीं था। बाकी क्या आप देख लीजिए, तालिकोटा वगैरह देख लीजिए। ये कृष्णा नदी है और ये जो सीमा आप देख रहे हैं ये विजयनगर की सीमा है। इसके ऊपर बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये जो पूरा है ये गजपति का एरिया है। तो ये सब आप ध्यान में देखेगा। मैप में जब आप देखेंगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अब मैप में टर्मिनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई, भूगोल के दृष्टि के साथ साथ इतिहास में भी। तो चीज़ों को आप तुरंत अगर जो नोट कर देंगे कि ये, क्योंकि एक नॉर्मल में जो आप मैप इस समय देखेंगे तो आपको ऐतिहासिक मैप तो आपको मार्केट में जल्दी मिलेगा नहीं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना मैप बनाइए, अपने मैप में चीज़ों को लोकेट कीजिए। अपने हाथ से बनाएंगे तो थोड़ा और आसानी हो जाएगी समझने में। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास की मैं श्रृंखला चला रहा था, जिसके अंतर्गत हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में देख रहे थे। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया है, संगम, सालू, तुलु और आरवीडू। इससे पहले मैं 3 शासकों अर्थात 3 राज्यों के बारे में बता चुका हूं, जो भी 3 उससे पहले के जो रहे हैं शासन करने वाले, उनमें संगम वंश, सालू वंश और तुलु वंश 3 वंशों के बारे में जिक्र कर चुका हूं। आज चौथा मैं आरवीडू वंश के बारे में बताऊंगा। इसी के साथ ही विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाएगा। फिर मैं बहमनी के बाद में तुरंत फिर मैं बाबर अर्थात मुगल काल पर आऊँगा। तो ज़रूरी ये है कि चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो फिलहाल आइए देखते हैं आरवीडू वंश के बारे में। तो आरवीडू वंश की हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जो
तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध जब होता है तो उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य के ऊपर सभी आसपास के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो बीजापुर हो, गोलकुंडा हो या फिर बीदर हो, ये सब क्या करते हैं, अहमदनगर सब मिल करके क्या करते हैं, पूरी तरीके से चढ़ाई कर देते हैं किसके ऊपर, विजयनगर के ऊपर। हालांकि सब विजयनगर के ऊपर चढ़ाई करने के बाद में क्या होता है कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से विजयनगर साम्राज्य की छत विछत हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि जो वहाँ का शासक है तिरुमल क्या करता है, आकर के फिर स्थापना कर देता है आरवीडू वंश की। और चूँकि विजयनगर साम्राज्य जो एक पूरी तरीके से छत विछत हो चुका था और विजयनगर जो उसकी राजधानी थी वो भी पूरी तरीके से बेकार हो चुकी थी, इसलिए वो क्या करता है, विजयनगर से अपनी राजधानी को चेंज करके लेकर के आता है पेनुगोंडा, जो विजयनगर से कुछ ही दूरी पर है। आप देख सकते हैं मैप में, ये विजयनगर, उसके नीचे पेनुगोंडा है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। मैप भी मैंने बना दिया है, मैप में मैंने कुछ प्रमुख चीज़ों के बारे में बताया है। ये कृष्णा नदी है, यहीं पर आप देखेंगे तो आपको तुंगभद्रा नदी दिखेगी, यहीं पर रायचूर है, जिसको लेकर के क्या होता है, विवाद की स्थिति पूरे विजयनगर साम्राज्य में बनी रहती है। क्योंकि पूरा विजयनगर साम्राज्य जो है वो आप हर शासक के बारे में पढ़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं जिक्र बार बार जो है ये रायचूर, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र आपको मिल जाएगा, अर्थात रायचूर दो आपको लेकर के विवाद रहा है। तो आपको ये जानना है। और बाकी के जो प्रमुख जो शहर हैं, अर्थात जिनके बारे में हम आगे इसमें चर्चा करेंगे, उनमें सबका हम आपको यहीं पर जिक्र कर देंगे कि कौन कौन से शहर कहाँ कहाँ पर हैं, उनके बारे में जो भी नाम आएंगे आरवीडू वंश के अंतर्गत उनको मैप में बता दूंगा। मैप में आप देखे रहेंगे तो आपको चीज़ समझने में थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। आरवीडू वंश की स्थापना तिरुमल ने किया था। तिरुमल की उपाधि कह सकते हैं पतनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक, इसकी उपाधि थी। अर्थात जो पतन की ओर अग्रसर कर्नाटक, अर्थात कर्नाटक राज्य, अर्थात विजयनगर साम्राज्य जो पतन की ओर अग्रसर था, लेकिन उसका उद्धारक के रूप में आता है और विजयनगर साम्राज्य की कह सकते हैं ध्वंसावशेषों पर पुनः विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है और विजयनगर में एक नया वंश आरवीडू वंश स्थापित हो जाता है। इसके काल में आप देखेंगे तो इसने राजधानी जो थी वो पेनुगोंडा को बनाया, क्योंकि जो इसकी राजधानी आप देख रहे थे विजयनगर ही इसकी राजधानी, वो काफ़ी ज़्यादा छत विछत हो चुकी थी, क्योंकि तालीकोटा इसी के पास में था, उसी के पास में विजयनगर स्थित था। तो जब विजयनगर स्थित होने की वजह से विजयनगर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया, तो इसने राजधानी अपनी पेनुगोंडा बना दी। जो पेनुगोंडा ये नीचे आप देख रहे हैं मैप में, विजयनगर ये पेनुगोंडा है तो पूरा विजयनगर साम्राज्य, लेकिन पर्टिकुलर विजयनगर ये। इसने एक महत्वपूर्ण कार्य ये किया कि इसने भाषाई राज्य पर, अर्थात भाषाई आधार पर क्या किया, अपने साम्राज्य को 3 भागों में विभाजित किया भाषाई राज्य पर आधार पर, कि ये हिंदू, मतलब आप देख रहे होंगे भाषाई को लेकर के यहाँ पर भी देखे होंगे। जैसे आप देख रहे हैं तेलुगु भाषियों के लिए क्या हुआ, तेलुगु भाषियों के लिए आप देखिए तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद में तमिल भाषियों के लिए तमिलनाडु, और मलयालम के लिए आप देख रहे होंगे तो आपको केरला दिखेगा, और कन्नड़ के लिए कर्नाटका। तो ये सब क्या हो गए हैं कि भाषाई राज्य पर जब गठन किए गए, इसको लेकर के भी इसने भी क्या किया, अपने भाषाई आधार पर अपने पूरे साम्राज्य को 3 भागों में विभाजित किया, और अब तीनों में क्या किया, अपने पुत्रों को क्या कर दिया, वहाँ का शासक बना दिया। तो इसके पुत्रों में आप देखेंगे तो श्रीरंग, राम और वेंकटपति था। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो श्रीरंग जो होता है वो शासक बनता है। श्रीरंग जब शासक बनता है, श्रीरंग फर्स्ट, ये अकबर का, सॉरी इसमें आप देख लीजिए, ये अकबर का समकालीन जो वेंकट सेकंड है, अकबर का समकालीन। तो आइए देखते हैं। हाँ आइए, श्रीरंग फर्स्ट है, इसने ये इन्हीं 3 भाषाओं में जो मैंने बताया डिवाइड किया गया, उसी में एक श्रीरंग है, श्रीरंग फर्स्ट। इसने बीजापुर एवं गोलकुंडा के आक्रमण से साम्राज्य अत्यंत संकुचित हो जाया था। अर्थात देखें तो बीजापुर एवं गोलकुंडा ने क्या किया, श्रीरंग फर्स्ट के काल में इस पर आक्रमण किया कि विजयनगर के ऊपर, तो इसका साम्राज्य जितना पहले से छोटा हो ही गया था वो और भी छोटा हो जाता है। तो इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है तो कह सकते हैं कि जो तिरुमल था, तिरुमल के बाद में जब श्रीरंग आया उसके काल में और भी छोटा हो गया। और इसी श्रीरंग फर्स्ट की कोई उपलब्धि नहीं है। उसके बाद में शासक बनता है वेंकट सेकंड, जो श्रीरंग फर्स्ट का भाई था, क्योंकि श्रीरंग की कोई भी संतान नहीं थी तो उसका छोटा भाई बन जाता है वेंकट सेकंड। ये आरवीडू वंश का महानतम शासक कहा जाता है इसको। इसने चंद्रगिरी को मुख्यालय बनाया। आप देखिए चंद्रगिरी, ये रहा चंद्रगिरी, और आप ये देखेंगे तिरुपति के पास में है चंद्रगिरी, तो ये ज़्यादा दूरी पे नहीं, पास में ही चंद्रगिरी है। तो चंद्रगिरी पे क्या बनता है, चंद्रगिरी का अपना मुख्यालय चंद्रगिरी को बनाता है, लेकिन बाद में फिर ये पेनुगोंडा कर लेता है। और इसके काल में आप देखें तो 1610 में डचों को पुलिकट में कारखाना खोलने की अनुमति इसने दी। तो किसने डचों को पुलिकट में कारखाना खोलने की अनुमति दी? पुलिकट केरल। तो आप किसने दिया है? तो इसने दिया है। तो ये नेक्स्ट आइए देखें, फिलिप सेकंड जो है वो इसके संबंध सीधा स्थापित किया था फिलिप सेकंड से। फिलिप सेकंड की मैं बात करूं तो फिलिप सेकंड जो है
वो आपको देखने को मिलेगा फिलिप सेकंड। ये स्पेन का शासक है, उससे ये सीधे संबंध स्थापित है फिलिप सेकंड से। तो याद रखिएगा किसने फिलिप सेकंड से सीधा संबंध स्थापित कर रखा था, तो ये श्रीरंग फर्स्ट था। और इसी के काल में देखेंगे तो राजा वोड्यार हैं। राजा वोड्यार क्या करते हैं, ये एक अर्थात जो छोटे छोटे शासक जो थे वो धीरे धीरे उनकी जो सत्ताएं थी खत्म हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, एक 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना कर दी थी, जिसमें आगे चल करके हैदर अली और टीपू ने मैसूर को लेकर के काफ़ी उद्धारक के रूप में आए। तो फिलहाल लेकिन जो इसकी स्थापना थी वो राजा वोड्यार ने की थी मैसूर की 1612 में। अब देख लीजिए इसी वेंकट द्वितीय की अनुमति के बाद ही ये स्थापना की थी, याद रखिएगा, वेंकट द्वितीय की अनुमति के बाद ही। और भी आप देखेंगे तो वेंकट द्वितीय की खासियत ये रही कि इसने वेल्लोर में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी। तो वेल्लोर आप देख लीजिए, ये रहा वेल्लोर। वेल्लोर में क्या किया था, पुर्तगालियों को क्या किया कि चर्च बनाने की अनुमति इसने दी थी। यह चित्रकला का प्रेमी था, यूरोपीय चित्र इसको अधिक पसंद है। आप देखिए, आप कभी भी यूरोपियन जगह पे आप देखेंगे मैप में या किसी आप कोई सीनरी वगैरह दिखेगी तो काफ़ी लुभावने यूरोपियन चित्र रहते हैं। आप उसमें देख लीजिए तो आपको प्रकृति का खूबसूरत एहसास आपको होगा। तो चूँकि आप देखेंगे तो दक्षिण भारत के जैसे पहले के शासक जो रहे होंगे वो पर्वत पहाड़ियाँ वगैरह देखने को ज़्यादा उनको नहीं मिलती थी, तो जिस तरीके से वो यूरोपीय चित्रकारी की तरफ आकर्षित होते थे, क्योंकि वहाँ चित्रकारियों में जो प्रकृति का जो रूप था वो हमें अच्छे से देखने को मिलता था। तो कह सकते हैं प्रकृति का एक ऐसा रूप था जो से दक्षिण भारत के लोग अर्थात जो वो लोग उससे परिचित नहीं थे, इस वजह से उसको यूरोपीय चित्रकारी में और ज़्यादा उनको खास दिलचस्पी थी। तो ये चित्रकला का कह सकते हैं प्रेमी था और यूरोपीय चित्र इसको अधिक पसंद है। इसके बाद के शासक जो आते हैं वो सब किसी नाम मात्र के शासक रहे। धीरे धीरे क्या होता है, साम्राज्य विघटित हो जाता है। इसमें श्रीरंग फर्स्ट, श्रीरंग द्वितीय, फिर रामदेव, फिर श्रीरंग थर्ड। ये आरवीडू वंश का अंतिम शासक श्रीरंग थर्ड होता है। और इसी के साथ में क्या होती है कि आरवीडू वंश की ख़त्म हो जाता है। और आरवीडू वंश के ख़त्म होने के बाद मेरा वीडियो भी बस यहीं पर ख़त्म होगा और उसके बाद हम जिक्र करेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। हम बहमनी के बारे में देखेंगे कि बहमनी शासक की विजयनगर साम्राज्य की दोनों को तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन करके देखेंगे कि दोनों का तुलनात्मक अर्थात क्योंकि पूरे जो सत्ता का संघर्ष है वो बहमनी और विजयनगर के बीच में इधर उधर चलता रहता है। इस वजह से बहमनी और दोनों को एक साथ में कोरिलेट करके पढ़ने से थोड़ा और आपको अच्छे समझ में आएगा। बहमनी भी थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक, लेकिन उसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। जल्दी से जल्दी उसको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन्हीं चीज़ों को बताऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहमनी से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। जो सिलेक्टेड प्रश्न हैं उन्हीं को मैं चर्चा करूँगा और इसके बाद मैं तुरंत फिर मुगल पे आऊँगा, क्योंकि फटाफट जल्दी से जल्दी मुझे मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म करना है। मुगल में हम देखेंगे, हम आपको शुरुआत करेंगे बाबर से, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, उसके बाद में शाहजहाँ, उसके बाद औरंगजेब और फिर उत्तरोत्तर मुगल काल के जो भी शासक रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दी इजाज़त। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः एक बार बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और उनसे बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगी, बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर ओके कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी नया वीडियो पड़े उसकी आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगी। तो आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत हम आज देखेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। इसमें हम आपको बहमनी साम्राज्य के कुछ शुरुआत के शासकों के बारे में बताएंगे। उसके आगे के जो दरअसल बहमनी साम्राज्य के ऊपर हम 2 वीडियो बनाएंगे। पहले में उसके कुछ शासकों को हम कवर करेंगे, उसके बाद के शासकों को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। चूँकि टॉपिक बड़ा है, एक वीडियो में समेटा नहीं जा सकता है। तो फिलहाल ये देखते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो दरअसल आप देखेंगे तो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इनको आप मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में जो मैं चला रहा हूँ उसमें मैंने दिल्ली सल्तनत खत्म करने के बाद विजयनगर साम्राज्य बताया था। इसमें 6 से 7 वीडियो मैंने विजयनगर साम्राज्य बनाए थे। इस वीडियो में बहमनी साम्राज्य के एक परिचय के बारे में बताऊँगा और उसके बाद फिर मैं आगे आऊँगा मुगल काल के बाद। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है, तो इसकी स्थापना उसी तरीके से होती है जैसे विजयनगर साम्राज्य की होती है। चूँकि आप देखेंगे तो एमबीटी के काल में अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो था दक्षिण के शासक जो थे वो धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करते चले जा रहे थे। उसी क्रम में आप देखेंगे तो पहले विजयनगर की स्थापना हो जाती है। विजयनगर की स्थापना के बाद ही दक्षिण के जो कुछ हैं वो क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। दक्षिण के कुछ अमीर वर्ग विद्रोह कर देते हैं और विद्रोह करने के फलस्वरूप परिणाम ये होता है कि वहाँ पर नासिरुद्दीन नाम का शासक क्या होता है, उपाधि धारण करके अपने आप को शासक घोषित करता है। चूँकि वो काफ़ी बूढ़ा हो गया होता है, इस वजह से क्या होता है, वहाँ के जो अलाउद्दीन हसन गंगू जो हैं, जो स्थापना किए हुए बहमनी साम्राज्य की, वो क्या कर देते हैं,
उसे कहते हैं कि आप सत्ता छोड़ दीजिए, तो वो चूंकि बूढ़ा शासक था तो उसके पक्ष में अपनी सत्ता छोड़ देता है और यहीं से क्या होता है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। स्थापना करता कौन है, अलाउद्दीन हसन शाह गंगोजी का, जिसका नाम था जफर खां, या और भी इसको अबुल मुजफ्फर के नाम से भी जाना जाता था। तो मैं बता दूं कि इसमें मैंने कुछ शासकों के बारे में बताया है। इधर मैंने एक मैप बताया है, मैप में जो मैंने बताया है इसमें आप देखेंगे तो जो विजयनगर के विघटन के जो आप देखेंगे बहमनी साम्राज्य के विघटन के पश्चात जो छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं, आप देखेंगे बीदर बन गया, गोलकुंडा बन गया, बरार, अहमद, बीजापुर, जो छोटे छोटे शासक अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, एक नए राज्य का बनाते हैं, उसका मैंने मैप बनाया, आप इसको देखिएगा। जहाँ पर मैंने एक नदी बना रखी है, नदी आप देखेंगे तो यह है कृष्णा नदी, और उसी के नीचे आप देखेंगे तो नदी आपको दिखेगी तुंगभद्रा, इसी के बीच में रायचूर द्वाब और यह गुलबर्गा। तो ये सब क्या है, इनको आप याद रखिएगा। ये जो मैप है इसको याद रखिए, इसके ठीक नीचे आप देखेंगे तो इस नीचे आपको दिखेगा ये पूरा विजयनगर साम्राज्य है, तो इनको आप देखिएगा, पूरा साम्राज्य विजयनगर है। ऊपर की आप देखेंगे तो गुजरात, इधर मालवा का क्षेत्र पड़ेगा, और इस तरफ आप चले जाएंगे तो उड़ीसा के गजपति शासक शासन चला रहे हैं। अब आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसकी तरफ आएंगे। मैप में कुल 18 शासक हुए हैं, इसमें याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य में, बहमनी साम्राज्य में कुल 18 शासक हुए जो कि 180 वर्षों तक शासन करते हैं बहमनी साम्राज्य पर। लेकिन आगे चल करके देखेंगे इसका विघटन हो जाता है, विघटन के बाद में फिर क्या होता है, ये मुगल में शामिल कर लेता है कौन, औरंगजेब। स्थापना हम देखेंगे तो इसकी स्थापना 1347 में हुई थी, 3 अगस्त 1347 को इसकी स्थापना हुई थी, 3 अगस्त 1347 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना क्या था, अबुल मुजफ्फर ने, जिसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी, इस उपाधि के साथ में इसने क्या किया था, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आइए देखते हैं कुछ शासकों के बारे में। सबको नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं को पढ़ेंगे, क्योंकि 18 शासकों के कुछ बीच बीच में कुछ ऐसे शासक हैं जिनका कोई कार्य ही नहीं, सिर्फ नाम मात्र के हैं, उनको भी मैं बता दूंगा, लेकिन उनके बारे में उनकी विस्तृत चर्चा उसमें मैं नहीं करूंगा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिनका मूल नाम क्या है, जफर खां है, इनकी राजधानी जो थी वो गुलबर्गा थी, इनकी राजधानी जो थी गुलबर्गा थी। तो याद रखिएगा विजयनगर बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी गुलबर्गा थी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट गुलबर्गा। ये मैंने लिखा हुआ, बाद में बीदर हो जाती है, लेकिन जो पहली राजधानी थी वो गुलबर्गा ही थी। आप देख लीजिए गुलबर्गा, यही गुलबर्गा है, ये आप देखेंगे तो कृष्ण रायचूर द्वाब के पास में स्थित है गुलबर्गा। मैप पे आप सर्च करेंगे हैदराबाद के कुछ दूर भी दिखाएगा। फिर इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इसने अपने जो इसका बहमनी साम्राज्य था इसको इसने 4 सूबों में अर्थात तरफों में बांट रखा था। वो थे सूबे कौन कौन से थे, गुलबर्गा था, दौलताबाद था, बरार था और बीदर था। चूंकि धर्मनिरपेक्ष शासक था, इसकी एक उपलब्धि यही है, धर्मनिरपेक्ष शासक था, सबको समान अवसर इसमें इसके राज में मिलता था। ये पहला ऐसा शासक था जिसने दक्षिण में अर्थात दक्षिण में हिंदुओं से जजिया कर ना लेने की बात किसने कही थी, तो यही शासक ऐसा था जिसने दक्षिण में हिंदुओं से जजिया कर ना लेने की बात कही थी। तो कौन था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसका मूल नाम जफर खां है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद में जो शासक आता है वो है मोहम्मद शाह, जिसका कार्यकाल 1358 से 1375 तक है। इसने क्या किया था, मिस्र के खलीफा से उपाधि धारण की थी। जब मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री में आप देखिएगा मैं पढ़ा रहा था कि इल्तुतमिश ने क्या किया था कि जो बगदाद के खलीफा थे उनसे क्या किया था, उसने खिलात का कह सकते हैं वस्त्र होते थे खिलात के, वो उसने प्राप्त किया था, इसकी वजह से उसको वैध सुल्तान माना जाता था। लेकिन उसी तरीके से मिस्र के खलीफा ने भी क्या किया था, इसको क्या किया था, वो मानद उपाधि दी थी कि आप सुल्तान की। दरअसल इसकी जो माता श्री हैं वो क्या करती हैं, जाती हैं हज की अर्थात मक्का की यात्रा पर। तो उसमें आप देखेंगे तो उस यात्रा के दौरान उनकी माता की जो मुलाकात है वो मिस्र के खलीफा से होती है। वो मिस्र के खलीफा क्या करते हैं, वो मानद उपाधि जो है वो उनकी माता को देते हैं, वो उनकी जो माता हैं वो आकर के इसको देती हैं उपाधि आकर के बाद में। खैर वो बात की बातें उसमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, इतना याद रखिएगा मिस्र के खलीफा से मानद उपाधि ली थी। क्योंकि आप देखेंगे मेडुअल हिस्ट्री में आपको 2 ही तरीके के खलीफा आपको दिखेंगे, या तो मिस्र के हैं, सीरिया के खलीफा पहले थे, उसके बाद में आप देखेंगे तो मिस्र के खलीफा भी आ जाते हैं। मिस्र, सीरिया, बगदाद, 3 ही लोग वहाँ के एक कह सकते हैं केंद्र हुआ करते थे। विजयनगर के इसके और मोहम्मद शाह के काल में और क्या हुआ, विजयनगर के बुक्का फस्ट से मुदगल के किले विरोध हुआ और बाद में बारूद का भी प्रयोग किया गया। किससे हुआ, विजयनगर के बुक्का फस्ट से मुदगल के किले विरोध हुआ, बारूद का भी प्रयोग किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मुदगल के किले को लेकर के, ये यही था रायचूर द्वाब के पास में स्थित मुदगल का किला, उसको लेकर के दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झड़पें होती हैं और बाद में वो किला वो ले भी लेता है और उसमें बुक्का फस्ट की हार भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट देखिए,
इसी में क्या हुआ, बारूद का प्रयोग किया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दक्षिण में बारूद का प्रयोग इसी में किया गया था बुक्का फर्स्ट को हराने के लिए, तो इसमें क्या बारूद का प्रयोग किया गया। उसके बाद का जो शासक है मुजाहिद शाह है, कोई मतलब नहीं है। फिर मोहम्मद शाह सेकंड है। इसके काल की मुख्य घटना यही कि इसके काल में क्या हुआ कि अकाल पड़ गया। इसके जो बहमनी साम्राज्य था इसमें क्या हो जाता है, अकाल पड़ जाता है। और उस अकाल के दौरान जो होता है ये गुजरात से और मालवा से अनाज मंगवाता है। देखिए ये गुजरात ऊपर, ये मालवा के क्षेत्र से अकाल को दूर करने के लिए क्या किया इसने, वहाँ से क्या करता है ये अनाज मंगवाता ताकि अकाल में लोगों को भरण पोषण किया जा सके। आगे चल करके टाइफाइड से मृत्यु हो जाती है, इलाज तो था नहीं, टाइफाइड से मृत्यु। उसके बाद में गयासुद्दीन आता है, कोई उपलब्धि नहीं है, एक ही साल में इनको हटा दिया जाता है। उसके बाद में ताजुद्दीन फिरोज शाह आता है, ये इंपॉर्टेंट शासक है। आप देखेंगे इसकी काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियां हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं दिख रही होंगी, मैं बोल दूंगा, आप उनको नोट कर लीजिएगा, तो याद रखिएगा इसको। आइए मैं बताता हूँ। दरअसल अभी मैंने बताया कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने जो अपनी राजधानी थी वो गुलबर्गा में कर ली थी। तो ये गुलबर्गा जो राजधानी थी ये कब तक रहती है, तो गुलबर्गा राजधानी की मैं बात करूँ तो गुलबर्गा राजधानी जो रहती है वो हसन बहमन शाह से लेकर के ताजुद्दीन फिरोज शाह तक रहती है। इसके अर्थात गुलबर्गा राजधानी पर शासन करने वाला ये अंतिम शासक था। कौन था, ताजुद्दीन फिरोज शाह, 1397 से 1442। इसने हरिहर द्वितीय को पराजित कर रायचूर द्वार वापस ले लिया, याद रखिएगा। हरिहर द्वितीय को पराजित किया और रायचूर द्वार वापस ले लिया, याद रखिएगा। रायचूर द्वार भी है, ये रायचूर कृष्णा तुंगभद्रा के बीच का रायचूर द्वार को ये वापस ले लेता है। और उपलब्धि की बात करेंगे तो इसने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की स्थापना की। भीमा इसी की सहायक नदी है कृष्णा की, तो भीमा के किनारे क्या किया इसने, ये भीमा, कोयला, येरड़ा, मूसी, ये सब क्या इसी के सहायक नदियां हैं। तो इसी के किनारे इसने क्या किया था, फिरोजाबाद नगर की स्थापना की थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी मुख्य उपलब्धि दौलताबाद के निकट, दौलताबाद यही देखेंगे ऊपर पड़ेगा दौलताबाद, दौलताबाद के निकट इसने जंतर मंतर की स्थापना की, अर्थात नक्षत्रशाला की स्थापना इसने दौलताबाद में की थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि दौलताबाद में नक्षत्रशाला अर्थात जंतर मंतर की स्थापना किसने की थी, तो किसने किया था, ताजुद्दीन फिरोज शाह ने किया था। और इसकी काल की मुख्य घटना मैं आपको बता दूं, इसके काल में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, इसके काल में आप देखेंगे तो तैमूर का आक्रमण होता है। क्या होता है, तैमूर का आक्रमण। उस तैमूर के आक्रमण में आप देखेंगे तो इसने क्या किया, जो तैमूर की राजधानी समरकंद है इसमें अपना दूत भेजता है उसको, तो ये तैमूर काफ़ी खुश हो जाता है। 1398 की बात है। फिर वो क्या करता है, खुश होकर के इसको अपना पुत्र बता देता है, किसको, ताजुद्दीन फिरोज शाह को अपना पुत्र कहता है। और उसको कहता है कि आप गुजरात और मालवा के क्षेत्र के भी आपके, चूँकि लेकिन ये क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में थे नहीं, किसके, ताजुद्दीन फिरोज शाह के, लेकिन फिर भी वो उसको क्या कर देता है, दे देता है कि ये दोनों क्षेत्र आपके हो गए। कौन कौन से, ये इधर गुजरात और इधर मालवा का क्षेत्र इसको दे दिया जाता है। हल्का सा दिमाग में रख सके, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसकी इतनी जंतर मंत्र को बनाया और उसके बाद में तैमूर ने अपना इसको पुत्र कहा, याद रखिएगा ये भी। इसके बाद की जो और सोनार की बेटी का युद्ध भी इसी के काल में होता है, ऐसा मैंने विजयनगर साम्राज्य के में बता चुका हूँ। इसके बाद में शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम शासक बनता है। शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम जब शासक बनता है तो ये क्या करता है, बीदर को अपनी राजधानी बना लेता है। क्योंकि अभी तक ये देखिए बीदर, ये गुलबर्गा, गुलबर्गा से बीदर क्यों बनाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने ये आ जाएगा, क्यों बनाता है। चूंकि इसने आसपास के क्षेत्रों को काफ़ी ज़्यादा विजिट किया था और उनको नियंत्रण करने के लिए, चूंकि ये तो इधर काफ़ी इधर थी और उसने विजिट किए हुए प्रदेश जो थे वो आसपास के क्षेत्रों में थे, इसलिए वो अपनी राजधानी को खिसका दिया उधर, ताकि जो दूर के क्षेत्र हैं उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इसलिए अपनी राजधानी इसने कहाँ से, गुलबर्गा से बीदर कर दी और उसका नाम भी बदल करके मोहम्मदाबाद रख दिया। तो मोहम्मदाबाद किसका नाम रख दिया, याद रखिएगा उसका, अर्थात बीदर का नाम इसने क्या रख दिया, मोहम्मदाबाद रख दिया, इंपॉर्टेंट है। और इसी के काल में आप देखेंगे तो प्रसिद्ध संत जो हैं गेसु दराज घनिष्ठ मित्र थे इसके। तो ये गेसु दराज क्या थे, इसके घनिष्ठ मित्र थे। इनकी एक प्रमुख रचना है मिरातुल आशिकी। इन्होंने रचना जो है वो उर्दू में लिखी है, याद रखिएगा मिरातुल आशिकी है, आशिका नहीं। आशिका की बात आएगी तो आमिर खुसरो आ जाएंगे। तो ये मिरातुल आशिकी है जो उर्दू में लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, गेसु दराज की है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के शासक अलाउद्दीन अहमद द्वितीय और उसके बाद में महमूद शाह। महमूद शाह के काल में क्या होता है कि आप देखेंगे तो गोलकुंडा था, बीजापुर, ये सब क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे प्रदेश क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ये किसके काल में, महमूद शाह के काल में होते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद में कलीमुल्ला हैं जो इस विजयनगर जो बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक माने जाते हैं। कलीमुल्ला 18वें शासक हैं,
संख्या के क्रम में। तो ये जो अर्थात अलाउद्दीन अहमद शाह के बाद की जो कहानी होगी इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो भी, क्योंकि इसके बाद के जब आएंगे, जब आपके सामने आएगा गोलकुंडा में कुतुब शाही, ऐसे ऐसे आएंगे आपको निजाम शाही, बरार में बीदर शाही, तो ऐसे क्या होंगे आपको देखने को मिलेंगे, तो उनको मैं बताऊंगा। तो इसको थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। तो अहमदनगर में है, बीजापुर है, बीदर है, गोलकुंडा है, बरार है, इनमें अलग अलग में क्या होते हैं, अलग अलग शासन यहाँ पर चलते हैं और एक एक शासक इंपॉर्टेंट है इसमें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको भी मैं कवर कर दूंगा, जो बीजापुर गोलकुंडा की भी जो स्थानीय जो यहाँ का शासन प्रशासन है, अर्थात जो चलते हैं, जो विजय किन परिस्थितियों में इन्होंने अपना आपको स्वतंत्र कर लिया, इन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये मैप बना लीजिए, इन प्रदेशों की आप डिनोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत काम आएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम बहमनी वंश के बारे में पढ़ रहे थे। बहमनी वंश में हम इस वीडियो में आज हम बहमनी वंश के जितने शासक बताए थे उसके आगे के शासकों के बारे में देखेंगे, और बहमनी वंश का जो विघटन हो जाता है और उसके बाद जितने भी स्वतंत्र राष्ट्र बनते हैं राज्यों के बारे में उनके बताएंगे, चाहे वो अहमदनगर हो, बीजापुर हो, गोलकुंडा हो, बीदर हो, बरार हो, इन सब के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ उनको बताएंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो में जो मैं बताऊँगा तो इन सब के बारे में भी मैं बताऊँगा, जो कह सकते हैं कि जो बहमनी वंश के विघटन के पश्चात जो उसके छोटे छोटे राज्य जो थे वो विघटित हो गए और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, उनके बारे में बताएंगे। इस वीडियो के जस्ट नेक्स्ट जो मैं आऊँगा, मैं मुगल काल पे आ जाऊँगा, उसमें हम आपको मुगल में हुमायूं और अकबर इन सब के बारे में आपको जिक्र करेंगे। शुरुआत मैं आपको बता दूं कि मुगल काल में आप एक शुरुआत वीडियो से ही देखिएगा, वीडियो को गैप मत कीजिएगा, क्योंकि बाबर से लेकर के चाहे वो औरंगजेब हो, उसके उत्तरोत्तर जो मुगल काल है सभी इंपॉर्टेंट है, बहादुर शाह जफर तक के, तो मैं सबको कवर करूँगा, आप वीडियो जरूर देखिएगा। तो फिर आइए देखते हैं जो मैंने बहमनी साम्राज्य मैंने बताया था। जैसे मैं बता दूँ, बहमनी साम्राज्य से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा प्रश्न बहमनी साम्राज्य से पूछने जाते हैं, कुछ एक आधे जो सिलेक्टेड हैं उनके बारे में बताऊँगा। और इसके जो उत्तरोत्तर जो आगे चल करके जो इसका विघटन हो जाता है, इनमें से पूछा जाता है कि अहमदनगर में बरार का शासक कौन था, और ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। तो फिर आइए देखते हैं हुमायूं को दक्कन का नीरो या जालिम कहते थे। हुमायूं को क्या कहते हैं, दक्कन का नीरो या जालिम के नाम से जाना जाता था। मैंने बताया था उसके आगे के शासक हैं हुमायूं दरअसल ये वो हुमायूं नहीं है जो हम लोग मुगल काल में पढ़ते हैं। ये हुमायूं जो है, ये आप देखेंगे तो ये हुमायूं बहमनी साम्राज्य का शासक है। हुमायूं, इसको क्या बोलते थे, इसको दक्कन का नीरो बोलते थे। नीरो दरअसल किसी की उपमा ही दी जा रही, नीरो बोलते हैं। तो नीरो का मतलब, एक नीरो जो इटली का शासक था, कहते थे जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, अर्थात ऐसा शासक जिसको उसकी प्रजा से कोई मतलब ही ना हो, सिर्फ वो क्या करे, सिर्फ उसका जो ध्यान है, उसका पूरा ध्यान जो रहता है वो किस पे रहता है, वो अपने शासन पे कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ भाव से शासन कर रहा होता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, दक्कन का नीरो इसको बोल दिया जाता है। तो याद रखिएगा, दक्कन का नीरो। तो आइए देखते हैं इसको, और इसे जालिम बोलते थे। इसने क्या किया, इसने आसपास के जितने भी प्रदेशों को जीता था उनमें से कहते हैं कि इसने बिल्कुल ही बेरहमी से उनके ऊपर अत्याचार किया इसने, इसलिए इसको दक्कन का नीरो बोलते हैं। इसके बाद निजाम शाह है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद शमसुद्दीन द्वितीय है। शमसुद्दीन द्वितीय का काल जो था वो काफ़ी ज़्यादा, कह सकते हैं कि इसी के काल में बहमनी का काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ। बहमनी साम्राज्य इधर आप देखेंगे तो पूरा इधर उड़ीसा से लेकर के पूरा इस तरफ तक पूरा, अर्थात एक समुंदर से दूसरे समुंदर तक उसने काफ़ी ज़्यादा विस्तार कर दिया था। इसका साम्राज्य काफ़ी विस्तार हो गया था। अर्थात बहमनी का सर्वाधिक विस्तार किसके काल में, शमसुद्दीन थर्ड के काल में। लेकिन एक भी इसमें और नाम हम देखते हैं तो इसका नाम शमसुद्दीन मोहम्मद थर्ड था। तो इसके काल में हमें एक और नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है महमूद गवा। महमूद गवा का जिक्र इसके काल में मिलता है। तो देश का प्रधानमंत्री था, और जितने भी कह सकते हैं कि जितने भी कार्य हुए थे इन सबको शमसुद्दीन थर्ड के काल में, तो इसमें सब पूरा योगदान जो है महमूद गवा को जाता है। इसी ने क्या किया था, पूरी अच्छे से कह सकते हैं कि इसी ने पूरा बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया था। ये नाम मात्र के थे, ये कह सकते हैं पूरा वास्तविक रूप से इसने पूरा किया था। आगे चल कर के खैर महमूद गवा को क्या कर दी जाती है, मृत्युदंड दे दिया जाता है। आगे खैर वो ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको एक ऊपरी बता दे रहा हूँ, इतना याद रखिएगा। शमसुद्दीन थर्ड के काल में आप देखेंगे तो मैंने बताया बहमनी साम्राज्य का अधिकतम विस्तार, और जो इससे पहले 4 प्रांत हुआ करते थे बहमनी साम्राज्य में, उसने 4 प्रांत को 8 भागों में विभाजित कर दिया। क्योंकि क्या कर दिया कि आप देखते रहते होंगे कि जैसे कुछ टाइम पहले पढ़े होंगे कि देखिए
तमिलनाडु के जिले क्या कर दिए कि डिवाइड कर दिए गए और बड़ा कर दिया, मतलब जिलों की संख्या बढ़ा दी गई। क्यों ऐसा किया जाता है? प्रशासन की कह सकते हैं कि इसलिए किया जाता है ताकि शासन ढंग से चलाया जा सके, और जो एरिया थोड़ा सा दूर जा रहा है, अर्थात कहें कि जिनसे सुविधाएं नहीं पहुंच रही उन पे भी अच्छे से नियंत्रण किया जा सके और उनको भी देखभाल या कहें कि प्रशासनिक सुविधा उनको भी उपलब्ध कराई जा सके, इसलिए विभाजित कर दिया। आप देख लीजिए यूपी का विभाजन क्यों किया गया, उत्तराखंड अलग कर दिया गया, इसीलिए किया गया ताकि उनको भी वैसी सुविधा मुहैया की जा सके जहाँ तक विकास नहीं पहुँच पा रहा है। तो याद रखिएगा 4 प्रांतों को 8 भागों में विभाजित कर दिया। और इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है सैनिकों को नगद वेतन देना, इसने शुरू किया शमसुद्दीन थर्ड ने सैनिकों को नगद वेतन। फिर उसके बाद शमसुद्दीन महमूद शाह है, ये इसके काल में क्या होता है साम्राज्य का विभाजन हो जाता है, अर्थात जो बहमनी साम्राज्य इसमें सभी क्या हो जाते हैं विभाजित हो जाते हैं। तो याद रखिएगा। फिर है इस अंत में आ जाता है कलीमुल्ला, अंतिम शासक है ये। जब इसकी सत्ता पूरी तरीके से विघटित हो जाती है तो ये बाबर से सहायता मांगता है कि आप आइए मुझे सहायता कीजिए, लेकिन इनके ऊपर बाबर का ध्यान नहीं जाता है। 1526 में कलीमुल्ला की मृत्यु हो जाती है, इसी के साथ बहमनी साम्राज्य अंत हो जाता है। लेकिन विभाजित जो राज्य हैं वो टूट गए हैं जो बहमनी से, उनके बारे में देखेंगे। मैप में आप देख लीजिए अहमदनगर, ये बीदर है, सॉरी इसको मैंने बरार लिख दिया है, ये बीदर है, बीदर, ये बीदर है, बरार है, गोलकुंडा है, बीजापुर है, नीचे विजयनगर है। तो इन सबको देख लीजिए आप, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, ये सब हैं, इनको याद रखिएगा। एक एक को हम देखेंगे। शुरुआत करेंगे बरार से। बरार की बात करेंगे तो यहाँ पर जो शाही वंश था वो इमाद शाही था, और इसका जो संस्थापक था वो फतेहुल्ला या इमादुल मुल्क था। इसकी राजधानी एलिचपुर थी, आगे चलकर गाविलगढ़ बना ली जाती है। तो बरार आप देख लीजिए, ये रहा बरार, ऊपर की तरफ है बरार, गाविलगढ़। फिर और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है बीजापुर। बीजापुर में देखेंगे तो आदिल शाही वंश है। बीजापुर आप देख लीजिए, यह बीजापुर आदिल शाही वंश। तो यहाँ की इसकी स्थापना जो की थी यूसुफ आदिल शाह ने की थी, यूसुफ आदिल शाह ने। और जब देखेंगे तो जो बन्नी हट्टिया, राक्षस, तंगड़ी, ताली, कोटा सब एक ही नाम है इनका। जब युद्ध होता है तो यही शुरुआत करते हैं बीजापुरी, क्या करते हैं अगुवाई करते हैं। इसी काल में आप नाम मिलता है अली आदिल शाह का, इसने गोल गुंबद का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इब्राहिम आदिल शाह थर्ड है, इसे जगत गुरु या अबला बाबा कहते थे क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष शासक था। इसको लेकर के जो जनता थे उसके बीच में इसको आप देखेंगे तो ये जगत गुरु के नाम से प्रसिद्ध था, और अबला बाबा भी इसको बोलते थे। इसने नौरसपुर है, इसकी मुख्य उपलब्धि आप देखेंगे तो नौरसपुर नगर की इसने स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड ने, तो इसने नौरसपुर नगर की स्थापना की 1686 में। औरंगजेब ने इसको मुगलों में मिला लिया, अर्थात आप देखेंगे तो बीजापुर को 1686 में औरंगजेब मिला लेता है। अब आइए देखते हैं इसके बाद अहमदनगर है। अहमदनगर में निजाम शाही वंश इसकी स्थापना करता है, निजामुल मुल्क, याद रखिएगा निजामुल मुल्क इसकी स्थापना करता है। इसके बाद आता है गोलकुंडा। अहमदनगर आप देख लीजिए, फिर गोलकुंडा इस तरफ है, आप देखेंगे तो ये पड़ेगा, आप देख लीजिए उड़ीसा के पास में, नीचे देखेंगे तो ये वाला गोलकुंडा है। गोलकुंडा में कुली कुतुब शाही वंश है, अर्थात कुतुब शाही वंश है। गोलकुंडा में क्या कुतुब शाही, देख लीजिए कुतुब शाही लिख दे रहा हूं मैं, कुतुब शाही वंश से इसकी स्थापना किया है कुली कुतुब शाह ने। क्या किया, किसने स्थापना, कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की है। और इसके काल में देखेंगे तो मुसलीपट्टनम जो था प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, कौन, विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह मुसलीपट्टनम, गोलकुंडा का है, इस तरह पड़ेगा मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जिसको बोलते हैं, तो याद रखेगा। फिर इसी के काल में देखेंगे तो मोहम्मद कुली का नाम आता है। मोहम्मद कुली ने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। तो मोहम्मद कुली ने क्या किया था, शासक है इसी का, तो उसने क्या किया था, हैदराबाद नगर की स्थापना की एवं 4 मीनार का निर्माण करवाया। तो 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया, मोहम्मद कुली ने कराया था, याद रखिएगा। फिर मोहम्मद कुली को ही दक्कनी उर्दू या हिंदवी का जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक उर्दू भी इसे कहते हैं, दक्कनी उर्दू हिंदवी का जन्मदाता किसको, मोहम्मद कुली को मानते हैं। ये क्या मोहम्मद कुली है। 1607 में औरंगजेब ने इसको भी अपने अंडर में ले लिया, अर्थात मुगल साम्राज्य में मिला लिया 1686 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखें। फिर बीदर में बरीद शाही, इसका संस्थापक अमीर अली बरीद है, जो दक्कन की लोमड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इसको मतलब उपमा दी जा रही है इसको कि दक्कन की लोमड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। अंत में बीजापुर इसको क्या करता है, यहाँ के शासक को हरा करके बीदर के शासक को 1619 में अपने में शामिल कर लेता है। अंत में बीजापुर में शामिल हो जाता है। बरीद यहीं से बीदर क्या होता है, खत्म हो जाते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम आएंगे मुगल काल में। मुगल काल में हम चर्चा करेंगे बाबर की, बाबर के बारे में देखेंगे
मैप के आधारित पूरा मैं बताऊंगा आपको, मैप में बना करके आपको यहाँ पर कि बाबर कहाँ से आया, कैसे आया, कौन कौन सी युद्ध किया, भारत में उसका कार्यकाल क्या रहा है, सबके बारे में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मुगल काल के बारे में, बाबर की चर्चा हम करेंगे। तो फिलहाल इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी प्लेलिस्ट चल रही है मेडिवल हिस्ट्री की, इसको आप पूरी से पूरी देखने की कोशिश कीजिए। मैं जान रहा हूँ ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है जो भी देखे उसको पूरा देखें, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप वीडियो देखने के लिए ना देखें, वीडियो को जो कंटेंट है उसको पूरा देखने के लिए ही देखें, तो तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। पूरे से पूरे वीडियो को देखिए, डाउनलोड करके देखिए, कैसे भी देखिए, आपकी मर्जी। मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। क्योंकि जो मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, आपको शायद ही मिल जाएंगे, लेकिन नॉर्मल में आपको ऐसे टॉपिक लोग नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, 0 TRP वाले टॉपिक है, इनमें कोई देखता है इनको खास है नहीं, इसलिए लोग बनाने में इंटरेस्ट नहीं ले। मैं नहीं कहूँगा कि किसी को आता नहीं, जान सब लोग रहेंगे, लेकिन बनाता कोई नहीं, इसलिए क्योंकि सीधी बात है, इसको ऐसे टॉपिक हैं जिनको कोई देखना पसंद नहीं करता। आप देख सकते हैं, इससे पहले मैंने वीडियो जो जितने बनाए हैं इसके, कुछ खास लोग दिलचस्पी नहीं लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा परीक्षाओं में प्रश्न भी नहीं आते हैं और आप सर्च में भी आते नहीं हैं। इसलिए जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए वो सब इस वीडियो को जरूर देखा कीजिए। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कभी भी परीक्षाओं में इससे प्रश्न से आपको भेंट हो सकती है। परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, हमेशा बदलता रहता है, बदलता चला आया है। तो ये मत सोचिए कि जो आया है वही प्रश्न आएंगे, रिपीटेड जरूरी नहीं, नए प्रश्न बहुत बनते हैं। उसके दौर में आपको हर प्रश्न पे एक एक निगाहों पे आपको बिल्कुल अच्छे से सोचना पड़ेगा कि कब ये परीक्षा से प्रश्नों से भेंट हो जाए। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए, वीडियो देखने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।